वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आइए, हम लोगों ने अपने इस सब्जेक्ट जिसका नाम है सेटिंग अप बिजनेस एंटिटी एंड क्लोजर, हमने सबसे पहले डिस्कस किया था कि इसके 3 पार्ट हैं। पार्ट ए या ए कहिए, पार्ट A1 या पार्ट बी या पार्ट 2, पार्ट सी या पार्ट 3, 3 पार्ट हैं। पार्ट ए इसका कहता है कंपनी कैसे बनती है, कंपनी का जन्म कैसे होता है, कंपनी की शुरुआत कैसे होती है, बिजनेस स्टार्ट कैसे किया जाता है। पार्ट बी कहता है चलो हम अब बिजनेस करते हैं, कंपनी तो बन गई, अब हम बिजनेस करने के लिए चलते हैं। और पार्ट सी कहता है कि बहुत बिजनेस कर लिया बॉस, स्थिति खराब है, कंपनी नहीं चल पाई, कंपनी बीमार हो गई, तो कंपनी को ठीक करने की कोशिश करते हैं। कंपनी उसके बावजूद भी ठीक नहीं होता, बिल्कुल इंसानों की तरह, थोड़ा बीमार पड़ा, एक लिवोसेट्राजिन एक पैरासीटामोल दे दिया, नहीं ठीक हुआ, लेकर के डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने जो है वो दवाई दिया, इंजेक्शन दिया, नहीं ठीक हुआ, हॉस्पिटलाइज करते हैं, उसके बाद भी नहीं ठीक हुआ, तो क्या करते हैं, अंतिम संस्कार कर डालते हैं। बिल्कुल वैसे ही कंपनी जो है वो गड़बड़ होगा, कंपनी को ठीक करने की कोशिश करेंगे, थोड़ा और खराब हुआ, थोड़ा और ठीक करने की कोशिश करेंगे, बहुत प्रयास के बाद कंपनी को रिवाइव करना पॉसिबल नहीं रहा, तो बड़े दुखी मन के साथ उसे वाइंड अप कर देंगे। तो ये है पार्ट सी, जो है इसके जो है वो अंतिम स्थिति की कहानी, यानी बुढ़ापे की कहानी। तो हम इस समय जवानी में हैं, तो मैं बुढ़ापा में, आप जिस स्टेज में उसी स्टेज में आपका क्या है, ये सेटिंग अप, यानी हम हैं पार्ट बी में और हम कर रहे हैं बिजनेस, यानी कि कंपनी बन चुकी है और ये कंपनी बिजनेस कर रही है। जब कंपनी बिजनेस करेगी तो कंपनी किसी न किसी सामान को बनाएगी, पेन बनाएगी, मार्कर बनाएगी, जो है वो चेयर बनाएगी, कैमरा बनाएगी, शर्ट्स बनेगा, माइक बनेगा, आपका जो है वो लैपटॉप बनेगा, इस तरह के सारे चीज बनेंगे। का ये सारे चीज बनेंगे कहां पे, फैक्ट्री में बनेगा। और जब ये सारे चीज आपके बनेंगे तो उस केस में कहते हैं कि लेबर भी वहां काम करेंगे, लोग भी वहां काम करेंगे, और जहां पे लेबर और जहां पे लोग काम करते हैं वहां पे जो है वो उनके साथ वर्क करने के लिए अलग अलग तरह के कंप्लायंस भी करने पड़ते हैं। कहा क्यों कंप्लायंस करने पड़ेंगे, कहा रामदीन हरिया बंसी बिरजू राम खिलावन जहां काम कर रहा है, हमारे देश में इतना बुरा हाल है अनएम्प्लॉयमेंट का, यानी कि कहिए तो इतने ज्यादा दिक्कत है एम्प्लॉयमेंट की कि लोग जो है वो आधे आधे प्राइस पे भी काम करने को तैयार हो जाएंगे। फैक्ट्री में वो काम करेंगे और उन्हें बोला जाएगा कि तुम्हें काम करना पड़ेगा, चाहे कंडीशन अनरीजनेबल ही क्यों ना हो। मैंने एग्जांपल भी दिया था, आप क्लास में बैठे हैं, एक रीजनेबल जो है वो टेम्परेचर है या नहीं, एक रीजनेबल टेम्परेचर है, एक रीजनेबल जो है वो टेम्परेचर है, और एक जो है वो रीजनेबल कंफर्ट है। मैं ये नहीं कहता कि यहां पे जो है वो पीवीआर वाले स्टाइल में जो है वो गद्देदार सीट लगी हुई है कि जब मर्जी सीट पीछे करो और आराम से पीछे वाले से झगड़ा करते हुए सो जाओ। कह रहे हैं कि एक कंफर्ट जोन है जहां पे आप क्या कर सकते हैं, अच्छी स्थिति में क्लास सुन सकते हैं, क्लास ले सकते हैं। वैसे ही कहा कि जब ये मजदूर काम करेंगे तो इन्हें फैक्ट्री में एक कंफर्ट जोन मिलना चाहिए। जो हमारे प्रमोटर होते हैं, जो हमारे ऑक्यूपायर होते हैं, जो कंपनी के ओनर होते हैं, वो तो सिर्फ मुनाफा चाहते हैं, उन्हें तो सिर्फ प्रॉफिट से मतलब, उन्हें क्या दिक्कत है कि भाई रामदीन जो है वो गिरे हुए पानी पे जो है वो काम कर रहा है, लगातार पानी वहां है, उस गंदगी में ही काम कर रहा है, वेस्टेज उसी रास्ते से बह रहा है, उससे रेडियो एक्टिव सब्सटेंस निकल रहा है, पेंट बनाने वाली कंपनी है वो, आपका सीमेंट बनाने वाली कंपनी है, चारों तरफ डस्ट लगे हुए, कहीं से वेंटिलेशन प्रॉपर नहीं है। कह रहे हैं मरने दो, हमें तो पैसे चाहिए। तब जाकर के हमें लेबर लॉ के लिए बड़े सारे क्या बनाने पड़े, एक्ट बनाने पड़े, बड़े सारे कानून बनाने पड़े। और इसीलिए कि जब तक कोई एक्ट नहीं रहेगा तब तक कॉन्ट्रावेंशन कोई चीज कैसे कहलाएगा। अगर किसी चीज को हम कॉन्ट्रावेंशन कहते हैं तो इसका मतलब उसके लिए कोई कानून बना हुआ है और हमने उसको फुलफिल नहीं किया, इसलिए हम उसको क्या कहते हैं, कॉन्ट्रावेंशन कहते हैं। रास्ते में चलते हुए कोई चाकू मार दे, क्यों वो कॉन्ट्रावेंशन है, चाकू मारना कॉन्ट्रावेंशन है। कहा किस चीज का कॉन्ट्रावेंशन, इंडियन पिनल कोड का। इंडियन पिनल कोड में लिखा हुआ है किसी को चाकू मारा तो इंडियन पिनल कोड के अकॉर्डिंग ये क्या है, क्राइम है। कहा इसलिए हमने यहां बड़े सारे लेबर लॉज बनाए, और उन सारे लेबर लॉज को किनको कंप्लाई करना पड़ेगा, जो ऑक्यूपायर है, यानी कि जो कंपनी के ओनर है, उनको क्या करना पड़ेगा, इन चीजों को कंप्लाई करना पड़ेगा। तो यहां पे एक चैप्टर में हमें ज्यादा नहीं, सिर्फ 16 लेबर लॉज के कंप्लायंसेस को पढ़ने हैं। कितने, सिर्फ 16, एक चैप्टर में 16 एक्ट। यहां एक कंपनीज एक्ट आप पढ़ते हैं, यहां पे एक चैप्टर में पढ़ेंगे कितने एक्ट, 16 एक्ट, और अप्रॉक्सीमेट वेटेज 6 मार्क्स। लेकिन हम करें क्या, हमें नहीं पता, हो सकता है इस चैप्टर से उसने 20 मार्क्स का पूछ दिया तो हम क्या नारा लगाएंगे कि ये नाइंसाफी है, ये नाइंसाफी है, इना चलबे, ये जुर्म अच्छी, या जो भी बोलिए, बंगला बोलिए, हिंदी बोलिए, उर्दू बोलिए, क्या बोलिएगा, नारा लगाइएगा कि हमने तो सोचा था 6 मार्क्स के लायक आएगा, आपने 30 कैसे पूछ दिया। उनकी मर्जी, पूछ सकते हैं। तो इसलिए हमने इसमें
इतने सारे एक्ट पढ़ने, 16 एक्ट, जिसमें हम लोगों ने जो है सबसे पहले कौन सा एक्ट पढ़ा था? फैक्ट्रीज एक्ट, जिसमें हमने देखा था कि अगर कोई फैक्ट्री में काम कर रहा है तो कौन कौन से मिनिमम कंप्लायंसेस है जो क्या करने पड़ेंगे, फुलफिल करने पड़ेंगे। फिर हमने देखा था मिनिमम वेजेज एक्ट, ऐसा ना हो कि राम दिन काम कर रहा हो, राम खिलावन काम कर रहा हो और उसे 2 वक्त की रोटी भी ना नसीब हो। इसके लिए कहा गया कि आप एक्ट बनाइए कि इससे कम पैसा इस एम्प्लॉयमेंट में कोई किसी को नहीं देगा, ज्यादा देना चाहे तो दे सकता है। जो काम कराने वाले, हमारे आपके घर ही कोई काम करने के लिए आता, हम क्या चाहते हैं कि अपनी सारी जमीन जायदाद बेच करके इसे पैसे दे दें, आज का मजदूरी, जहां तक हो सके बार्गेनिंग करते हैं। अरे भैया फिर अगली बार तुम्हें ही काम पे बुलाएंगे, अभी इतना ही रख लो। अब जरा देखिए, कहा इसी टेंडेंसी को खत्म करने के लिए उन्होंने कानून बनाया कि अगर आप इतने अमाउंट से क्या करेंगे, कम देंगे, तो इट शैल बी कंसीडर्ड एज ऑफेंस, और ये क्या होगा, क्राइम की तरह जो है हमारा क्या होगा, कंसीडर होगा। कहा कि अगर ऐसा है तो लोग ऑटोमेटिकली क्या करेंगे, मिनिमम वेजेस से कम देना बंद कर देंगे, यानी मिनिमम वेजेस से कम कभी भी नहीं देंगे। देखा ना कैसे ट्रैफिक एक्ट में बोला गया कि 1000 रुपया लगेगा हेलमेट बिना पहने हुए चलाए तो, 100 से 1000 कर दिया। अब लोगों के हाथ में नहीं हेलमेट रहता है, सर पे रहता है, पहले भी हेलमेट रहता था, ऐसे हाथ में घुसा हुआ और ऐसे चला रहे, और जैसे देख रहे हैं वे रुक 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 रुक, मतलब इसमें हुआ क्या, वो हेलमेट तो आप ही के लिए है, लेकिन फिर भी जब तक कानून ना बने तब तक हमें लगता है कि ये चीज क्या है, अगर हम इस चीज से बच सकते हैं तो बच जाते हैं। फिर हमने पढ़ा पेमेंट ऑफ वेजेज एक्ट। पेमेंट ऑफ वेजेज एक्ट कहता है कि मिनिमम वेजेज एक्ट कहता है कि इस एम्प्लॉयमेंट में इतना पैसा मिलना चाहिए। पेमेंट ऑफ वेजेज एक्ट इसलिए बनाना पड़ा कि जो ऑक्यूपायर थे, जो मालिक थे, जो ओनर थे, उन्होंने कहा ठीक है मिनिमम वेजेज एक्ट के अकॉर्डिंग मिलना चाहिए ना, तो कितनी होनी चाहिए इस महीने की तनख्वाह, तो 15,000 बोला है गवर्नमेंट ने, ठीक है ले लियो, अगले जन्म में जब दोबारा पुनर्जन्म लेके आना तो ले जाना। कहा सही में ये बात तो कहीं एक्ट में लिखा ही हुआ नहीं है, क्योंकि मिनिमम वेजेज एक्ट में ये बात ही नहीं लिखी हुई है कि ये मिनिमम वेजेस पे कब हम करेंगे। हमारे यहां भी एक्ट बनाते वक्त एक से एक चमत्कार होता है, हम जितना तक सोच सकते थे उतने अकॉर्डिंग क्या करते हैं। जरा सोचिए, अगर सारी बात हम सोच सकते थे तो मुझे बताइए एक ही बार एक कानून नहीं बनता, फिर हमें लगता है कि उसमें कुछ दिक्कत है तो कहते हैं भैया या तो उस पहले वाले कानून को थोड़ा अमेंड कर दो, और नहीं तो एक और कानून बना करके क्या करो, काम को पूरा कर लो। तब हमें बनाना पड़ा पेमेंट ऑफ वेजेज एक्ट। और पेमेंट ऑफ वेजेज एक्ट कहता है कि अगर मिनिमम वेजेज एक्ट के अकॉर्डिंग या जिस भी एक्ट के अकॉर्डिंग जितनी तनख्वाह आपको मिलनी चाहिए वो कितने दिन के अंदर मिलेगी। महीने खत्म हो गए, अब ये कब मिलेगा, तो हमने पढ़ा था कि अगर वहां पे काम करने वालों की संख्या कितनी, 1000 तक से क्या है, तो कितने दिन के भीतर, और अगर जो है वो 1000 या उससे क्या है तो कितने दिन के अंदर, 10 डेज। क्योंकि ज्यादा लोग काम कर रहे हैं ना, एचआर को टाइम तो लगेगा ना कि किसका टीए है, किसका डीए है, किसका ओवर टाइम है, किसका एब्सेंट है, उन सारे चीज को कैलकुलेट करने में। इसके बाद हमने पढ़ा था एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्ट, और मैंने आपको कहा था ये दोनों एक्ट एक साथ है। एक साथ है का मतलब है, पहले हमने बनाया एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्ट, बड़े ध्यान से सुनिएगा। एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्ट क्या कहता था कि अगर कोई एम्प्लॉय कहीं पे काम करता है, रामदीन, राम खिलावन, बंसी, बिरजू, हरिया फैक्ट्री में काम कर रहा है, काम करने के दौरान फैक्ट्री से नीचे गिरा, पहुंच गया ऊपर, गिरा नीचे पहुंचा ऊपर। अब ऐसे केस में जो है वो राम दुलारी, चुन्नू, मुन्नू, गुड़िया, पिंकी, बबली, टिंकू आने वाला है, रामदीन चला गया। अब कह रहे हैं ऐसे केस में क्या होगा उनका, कह रहे हैं उनका क्या होगा, उनको कंपनसेशन चाहिए रहेंगे। लेकिन अगर लॉ में हम प्रोविजन नहीं करें तो रामदीन के रहते हुए तो मालिक चाहता ही नहीं है पैसे देना, वो तो बस चाहता है प्रॉफिट प्रॉफिट प्रॉफिट। रामदीन के जाने के बाद उनके घर वालों को कंपनसेशन देगा। आपको नहीं लगता है प्रेम चोपड़ा की आत्मा उसके भीतर आ जाएगी, शक्ति कपूर की आत्मा आ जाएगी। इसीलिए बनाना पड़ा कौन सा, एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्ट, और कहा गया कि उनको कंपनसेशन मिलना चाहिए। अगर काम करने के दौरान उनके साथ कोई हादसा होता है, चाहे वो डायरेक्टली हो या इनडायरेक्टली, सबके एग्जांपल मैंने दिए थे। रामदीन सर पे बड़ा सा जो है वो सामान लेकर के जा रहा है, स्लिप किया, पैर पे वो सामान गिरा, पैर टूट गया। काम करने के दौरान हुआ है या आराम करने के दौरान हुआ है, डायरेक्टली रिलेटेड। ब्रेक में, लंच के समय में पानी पीने गया नलका पे, पैर स्लिप किया, वहां पे गिर गया, तो भी कहा उससे जुड़ा हुआ है। घर वापस आ रहा था फैक्ट्री से काम करके, लेकिन सिक्योरिटी गार्ड का काम करता था, उसने एक चोर को भगाया था, वो चोर जो है इंतजार कर रहा था कि तुम कब मिलोगे, मिला, कोपचे में भोंक दिया चाकू। कहते हैं कि ये रिलेटेड है या नहीं, जरा इमोशनल होकर के सोचिएगा। सिर्फ इसी एक्ट में इमोशनल होना है, किस एक्ट में, लेबर लॉज में।
कहा मिलेगा कंपनसेशन। अगर ये लॉ नहीं रहे तो मुझे बताइए, क्या प्रमोटर, क्या आपको लगता है ऑक्यूपायर उनको जो है वो पैसे देंगे? और वो भी एक्सीडेंट हुआ है रास्ते में। कहा नहीं, इसीलिए इन्होंने यहां बनाया है कि डायरेक्टली या इनडायरेक्टली बस जुड़ा हुआ किससे होना चाहिए? आपके एम्प्लॉयमेंट से। इतना वर्क प्रेशर था आपके एम्प्लॉयमेंट में कि बंदा घर पहुंच गया, घर पहुंचा, उसके बाद उसे हार्ट अटैक आया। टैं। अब इस केस में कहा गया कि अगर उस हार्ट अटैक की वजह क्या है, उसका काम है, कहेगा सर ये कैसे पता चलेगा? हार्ट को खोलेंगे, हार्ट से पूछेंगे, ओए बता किस वजह से अटैक आया? नहीं, उसके घर वाले और बाकी सर्कमस्टांसेस के बेसिस पे हम इन्वेस्टिगेट करेंगे। कोई भी केस हमें तो अजीब ही लगता है कि इस केस का कैसे फैसला होगा, लेकिन मुझे बताइए, क्या हमारे यहाँ इन्वेस्टिगेशन टीम नहीं है? सीबीआई से लेकर के सीआईडी, रॉ, सारे एजेंसीज तो है ही, सारे केसेस को ये सॉल्व करते रहते हैं। कहा कि अगर वजह क्या रहेगा, अगर वजह जुड़ा हुआ कहां से है? काम से, एम्प्लॉयमेंट से, तो ऐसे केस में उनको क्या मिलेगा? कंपनसेशन। कहने का मतलब है डायरेक्टली हो या इनडायरेक्टली हो, अगर किसी भी तरह से उसको नुकसान हुआ है, उसके एम्प्लॉयमेंट पे असर पड़ा है, तो उसके बेसिस पे उसको कंपनसेशन मिले। हमने इसमें अमाउंट वगैरह सब देखा था, लेकिन मुझे एक चीज बताइए, एकाएक 5 मजदूरों की डेथ हो गई, मान लिया कोयला खदान है या फैक्ट्री में एकाएक कुछ गिरा, 10 मजदूरों की जान चली गई, बुरा हुआ, बहुत बुरा हुआ, लेकिन जरा इमोशन के बाद अब आते हैं सॉल्यूशन पे। उन्हें कंपनसेशन मिलना चाहिए या नहीं? ये कंपनसेशन जो है उनको कंपनी देगी, यानी कि फैक्ट्री के फंड से जाएगा, कंपनी के फंड से जाएगा, या डायरेक्टर के अपने जेब से जाता है? आज ही आप सुबह में पढ़ रहे थे, मैं सुन रहा था, लिमिटेड लायबिलिटी और अनलिमिटेड लायबिलिटी। जब तक कोई मेलाफाइड इंटेंशन नहीं है डायरेक्टर का, तब तक जो है कंपनी की लायबिलिटी कंपनी की, डायरेक्टर की लायबिलिटी डायरेक्टर की, दोनों सेपरेट लीगल एंटिटी हैं। कंपनी के फॉर्म में जब भी काम चल रहा है, कंपनी का ये फैक्ट्री है, तो कंपनी के अकाउंट से पैसे जाएंगे, ये नहीं कि डायरेक्टर को अपने घर बेचने पड़ेंगे। ये तब होता है, पढ़ेंगे या आप पढ़ चुके होंगे, लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल। जब लगता है कि कुछ गड़बड़ घोटाला कर रहे हैं, तो ढूंढते हैं कि बताओ इसके आड़ में कौन छुपा हुआ है। सामने तो कंपनी है, लेकिन रियल चलाने वाला कौन है? कितना भी हम बोल दे कंपनी या सेपरेट लीगल एंटिटी, आज भी कंपनी में वही होगा जो मुकेश अंबानी चाहेंगे, जो अनिल अंबानी चाहेंगे, जो आजिम हसन प्रेमजी चाहेंगे, जो कुमार मंगलम बिरला चाहेंगे, जो रतन टाटा चाहेंगे। तो ये कैसे होता है? थोड़ा सा मैंने आपको सिक्योरिटी लॉ में भी ये बताया कि जिनके पास सबसे ज्यादा वोट रहे, कंपनी को वही क्या करते हैं? कंट्रोल करते हैं, क्योंकि उन्हीं के पास एसआर और ओआर पास करने का क्या होता है? पावर होता है, क्योंकि बाकी लोग तो आते ही नहीं मीटिंग में, और ये तो आते ही रहते हैं। तो अब कहा कि कंपनसेशन देने की बारी आई, कंपनी के पास से पैसे जाने, कंपनी के पास उन 5 मजदूरों को देने के लिए पैसे नहीं है। रीजन आपको याद है कितना हम कंपनसेशन का अमाउंट देते थे? कंपनसेशन के अमाउंट हम देखते थे डेथ होने पे कितना, 1,20,000 कम से कम, या जितना उसका क्या है वेजेज है, उसको किससे मल्टीप्लाई करते थे? उसके जो है वो वेजेज को हम मल्टीप्लाई करते थे, ये देखिए 50% ऑफ मंथली वेजेज। अगर उसे मिलता था मान लीजिए 10,000, तो 50% का मतलब हो गया 5,000, और मल्टीप्लाई करेंगे किससे? एक खास फैक्टर से जो डिपेंड करता है उसके एज पे। अगर वो कम एज का है तो ये ज्यादा होगा, और ये इस बात के अकॉर्डिंग करते हैं कि अगर वो मरा नहीं होता, जिंदा होता, तो बचे हुए समय में अपने परिवार के लिए कितना अर्न करता। अगर वो 58 साल का है तो 2 साल में तो रिटायर करता, उसका अर्निंग एज तो 2 ही साल हुआ ना, तो उसमें कम उसे मिलेगा कंपनसेशन। लेकिन अगर कोई जो है वो सिर्फ 25 साल, 26 साल, 30 साल का है, तो ऐसे केस में उसका अभी जो है वो अर्निंग एज 30 साल बचा हुआ है, तो उसे क्या मिलना चाहिए? ज्यादा कंपनसेशन जो है वो मिलना चाहिए। तो हमने ये देखा था, अगर कोई 1 दिन पहले मरा तो कहेंगे उस केस में तो बहुत कम पैसे उसको मिलेंगे, नहीं मिलेगा, लेकिन डेथ तो उसकी हो गई। कहा गया तब ये काम आएगा। देखिए क्या लिखा हुआ है, 1,20,000, विच एवर इज लेस है या मोर है? मोर लिखा हुआ है। तो हमने ये देखा था। लेकिन अब अगर आ गया जिम्मेदारी पे करने की, और एक साथ मान लीजिए 20-25 लाख कंपनी को देना पड़ रहा है, तो जरा सोचिए कंपनी के पास इसके लिए क्या होने चाहिए? फंड होना चाहिए, कंपनी के पास पैसे होना चाहिए। कंपनी के पास फंड और पैसे नहीं है। अब कहा आपने सुना तो दिया, क्या गवर्नमेंट सुनाती नहीं है? आज ही मैं तैयार होकर जब निकल रहा था तो सुना कि यूपी के बदायूं जगह में एक ट्रक पलट गया है, 5 लोगों की डेथ हो गई है। तो सुबह सुबह ही घोषणा की गई कि मरने वाले को 8 लाख रुपए का मुआवजा मिलेगा, 5 या 8 लाख जो भी था। ऐसे मुआवजे कितने बार अनाउंस हुए हैं? और रियल में जाकर के उन लोगों से पूछिएगा कि किनको अभी तक कितना मुआवजा मिला है। जब जो है वो चुन्नू इतना बड़ा था, तब रामदीन की डेथ हुई थी, मुआवजा घोषित किया गया था कि मिलेगा,
किसी चीज में, किसी हादसे में डेथ हुई थी, रोड हादसे में, और सरकार ने कहा था देंगे। चुन्नू को ये जो है अब मुन्नू टुन्नू पुन्नू है, लेकिन अभी तक जो है वो रामदीन वाला हादसा का जो कंपनसेशन था वो नहीं आया है। कहा गया कि कितने बार ऐसा होता है कि फंड नहीं रहने के कारण अनाउंस किए हुए चीज नहीं मिलते हैं। कहा तो क्या करें, अब क्या करें, कानून तो बनाया, एक तो बनाया। कहा कि उस समय उतना ही किया जितना विजन था। कहा इसको थोड़ा ठीक करो। कहा क्या क्या ठीक करो। कहा सबसे पहला चीज, क्यों ना कुछ ऐसा करो कि पहले से ही आप जो है वो उनके मुआवजे के लिए पैसे अलग करने शुरू कर दो। जिस दिन राम दिन काम करने आया, जिस दिन बंसी बिरजू हरिया राम खिलावन आया, उस दिन सबके नाम से आप क्या करो, अलग से पैसे रखने शुरू कर दो, कि अगर हादसा हुआ तो उस केस में कंपनी को ना देना पड़े, बल्कि क्यों ना किसी इंश्योरेंस ऑर्गेनाइजेशन को ये जिम्मेदारी दे देते हो। जैसे हम और आप, मान लीजिए मैंने ही जैसे टर्म इंश्योरेंस लिया हुआ है, तो उस केस में जो है अगर मुझे कुछ होता है तो टर्म इंश्योरेंस वाली कंपनी पे करेगी, ना कि गवर्नमेंट को पे करना है। उसके लिए मैं हर महीने प्रीमियम देता हूं। कहा वैसे ही आप हर महीने जो है एक रकम पहुंचाइए एक खास जगह पे, समझ लीजिए कि एक इंश्योरेंस कंपनी को, और उस पैसे से उनको क्या दीजिए, कंपनसेशन दीजिए, ताकि अगर एकाएक कुछ हो गया तो कंपनी के ऊपर कोई बर्डन ना आए, कंपनी भी चैन से रहे और वर्कर भी चैन से रहे, और दोनों के बीच हार्मोनी बना रहेगा या नहीं। खुद सोचिए वर्क प्लेस पे कितना अच्छा माहौल रहेगा। आपको मुझसे कोई शिकायत नहीं, मैं पढ़ा रहा हूं, आप पढ़ रहे हैं, कितना अच्छा माहौल। अब देखिए आप पढ़ रहे हैं और आपको मुझ पे खुन्नस आ रहा है। किस बात का खुन्नस आ रहा है, कि समझ में तो आ ही नहीं रहा पढ़ाई क्या जा रहा है। आप देखिए अच्छा नहीं लगेगा आपको, जो है वो कहीं पे बैठने में दिक्कत, या आपको जो है कोई बुक या किसी भी चीज का प्रॉब्लम, कहीं ना कहीं जाकर के आपको जो इरिटेशन आता रहेगा। क्या उस समय आप जितना समझते हैं और एक फ्री माइंड से जितना समझते हैं, इन दोनों में अंतर है या नहीं है? क्या वहां पे आउटपुट ज्यादा निकलेगा या नहीं, जहां आप सिर्फ और सिर्फ बात को सुन रहे हैं और समझ रहे हैं, कोई और चीज आपके दिमाग में नहीं है, किसी तरह का और कंप्लेन दिमाग में नहीं है कि भाई मेरा सीट अच्छा नहीं, तो एसी ठीक नहीं चल रहा है, तो भाई बुक नहीं मिला है। कह रहे हैं अगर ऐसा कोई भी चीज ना हो तो शायद आप अच्छे से समझेंगे। ऐसे ही कहा कि वर्क प्लेस पे आपको कोई गिला शिकवा ना रहे अपने इंप्लॉयर से, तो वर्क ज्यादा इफेक्टिवली होगा या कम इफेक्टिवली होगा? ज्यादा इफेक्टिवली होगा। इसी चीज को ध्यान में रखते हुए कहा कि और सोचो और सोचो। कहा और क्या सोचे, इतना अच्छा बात तो सोचा कि कुछ इंश्योरेंस जैसा इंतजाम कर लेते हैं। कहा कि आप तो सिर्फ मरने पे और जब बंदा पूरे तरह से घायल हो जा रहा है तो दे रहे हो, जरा ये भी तो सोचो अगर बीमार वगैरह पड़ गया, आज तो कैंसर इतनी बड़ी बड़ी बीमारियां हो रही है, उस समय अगर बंदे ज्यादा दिन के लिए छुट्टी पे गए या ऑपरेशन वगैरह हो रहा है, ऑपरेशन में क्रिटिकल कुछ इशू आ गया, कह रहे हैं और दिनों तक हॉस्पिटलाइज रहना पड़ेगा, कुछ इस केस में भी दो। कुछ मेटर्निटी बेनिफिट जैसा चीज सोचो। मतलब ये कि जब थोड़ा सा मिलता है तो हम कहते हैं ये दिल मांगे मोर। तो एक एक्ट ने हमें दिया तो हम थोड़ा और आगे बढ़े और हमने कहा कि कुछ ऐसा नहीं हो सकता है कि जब पैसे देने की बारी आए तो कहीं कोई जो है वो दिक्कत ना आए, और दूसरा जितना हमें मिल रहा था उससे थोड़ा क्या मिलने लगे, और ज्यादा मिलना लगे। सोचने में क्या है, सोचा और कहते हैं ना कि दुआ कबूल हुई, कबूल हो गया। और क्या बोला गया, एक अगला एक्ट आया और उस एक्ट ने कहा, जिसका नाम है एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट। कब आया, 1948 में आजादी मिली, सोचने का तरीका बदला और हमने इस एक्ट को इंट्रोड्यूस कर दिया। ये एक्ट 23 का था, एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्ट। लेकिन हमने कहा कि दोनों एम्प्लॉय के उसी पर्पस के लिए है। अगर हमने कहीं पे एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्ट अप्लीकेबल है किसी फैक्ट्रीज में, तो वहां पे क्या अप्लीकेबल नहीं होगा, ईएसआई एक्ट अप्लीकेबल नहीं होगा। भला सोचिए, एम्प्लॉयर के बारे में भी तो सोचिए, जान ले लीजिएगा क्या उसकी, पता चला कि इस एक्ट के अकॉर्डिंग भी कंपनसेशन दे, उस एक्ट के अकॉर्डिंग भी कंपनसेशन दे। कहा नहीं, इस एक्ट के अकॉर्डिंग बड़े सारे प्रोविजंस दिए गए। कहा गया कि जो जो चीज इस एक्ट के अकॉर्डिंग आप प्रोवाइड कर देते हैं वो चीज किसी दूसरे एक्ट के अकॉर्डिंग हम प्रोवाइड नहीं करेंगे। मुझे क्या बताइए, रामदीन की डेथ हो गई, आपने इस एक्ट के अकॉर्डिंग कंपनसेशन दे दिया, उस एक्ट के अकॉर्डिंग भी दे, तब तो 5 एक्ट के अकॉर्डिंग कंपनसेशन देते रहिए। तब इंप्लॉयर का भी वही हाल होगा जो रामदीन का था। रामदीन सही में मरा है, ये जीते जी मर जाएगा कि जो है इतने पैसे कहां से लाऊंगा और मेरे परिवार रोड पे आ जाए। तो यहां तक का सफर हमने पिछले एपिसोड में तय किया था। अब यहां से आगे बढ़ते हैं और हम हमला करेंगे किस पे, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट। एकदम ध्यान से इस पूरे एक्ट के बारे में पहले सुन लीजिए, तब इसमें जो है वो जाएंगे, और एकदम ध्यान से समझिएगा चीजों को, ताकि केस लॉ आप सॉल्व कर सके। सिर्फ रटना नहीं है, रटना बिल्कुल नहीं है। रटने के लिए मैंने सिर्फ वो चीज आपको बोला जहां पे परसेंटेज लिखा हुआ है, उसमें आपकी भी मजबूरी है, मेरी भी मजबूरी है, वो हमें याद रखना पड़ेगा, लेकिन बाकी बातों को नहीं। कहा एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट कहता क्या है, कहा कि ये खास तरह के फैसिलिटी को लेकर के आया है, जो फैसिलिटी एम्प्लॉय को मिलेगा। कहा बड़ी अच्छी बात है।
तो इसमें हम देखेंगे टाइप ऑफ फैसिलिटी क्या क्या है और इसके तहत जो है वो कैसे फैसिलिटेट किया जाता है। कहा कि ये एक इंश्योरेंस बेस्ड फैसिलिटी है। इंश्योरेंस बेस्ड फैसिलिटी का मतलब है कि जिस दिन से इंप्लॉय हमारे पास आएंगे एक रीजनेबल टाइम के बाद, उनके लिए हम ये फैसिलिटी क्या करेंगे, देना शुरू कर देंगे। और इसको देने के लिए हम हमेशा शुरू से ही जो है एक प्रीमियम का अकाउंट किसी को देते रहेंगे, ताकि एक ही बार अगर रामदीन आया और एक ही साल के बाद उसकी डेथ हो जाती है तो अभी तो हमारे लिए उतना वो काम भी नहीं किया है जितना हमें उसके लिए क्या देना पड़ रहा है, कंपनसेशन का। यही तो है टर्म इंश्योरेंस, यही तो इंश्योरेंस का है, तभी तो इंश्योरेंस कंपनी चलती है। अगर लोग नहीं मरे तो इंश्योरेंस कंपनी, टर्म इंश्योरेंस, जितने साल का मेरा टर्म इंश्योरेंस उतने दिन तक मैं नहीं मरा तो मैं अपने जीते जी कभी टर्म इंश्योरेंस में जमा किए गए पैसे ले पाऊंगा? मरूंगा मैं तो घर वालों को मिलेगा। तो इस केस में अगर मान लीजिए कि जो एज मैंने उसमें तय किया उस एज तक मेरी डेथ नहीं होती है, तो हर महीने जो मेरे 3,000 जा रहे हैं, यानी साल के 36,000 जा रहे हैं। अगर मान लीजिए कि ये जो है वो 30 साल के लिए भी अगर हम कर लेते हैं तो 36,000 तकरीबन 9-10 हजार हो जा रहा है या ज्यादा ही। कह रहे हैं कि वो तो मेरे गए, लेकिन अगर मान लीजिए कल ही मेरी डेथ हो गई तो भले 2 ही महीने का दिया है 3-3 हजार करके, तो भी घर वाले को 1 करोड़ मिलेगा। सोचेंगे कि जीते जी ना सही, मर के तो पैसे आ गए। कह रहे हैं कि ऐसे ही यहां पे इन्होंने कहा कि इंश्योरेंस कंपनी पैसे पे करेगी, भले रामदीन की डेथ क्या हो, अगले ही दिन हो जाए। तो अब इस एक्ट में यही हमें देखना है कि वो कौन कौन से बेनिफिट है। वो बेनिफिट के लिए क्या इंप्लॉय ही पैसे देगा या इंप्लॉयर देगा या दोनों थोड़ा थोड़ा देगा, कैसे करके देगा, और कैसे उस पैसे को हम कलेक्ट करके कितने दिनों के भीतर किस जगह जमा करेंगे। पता चला इंप्लॉयर ही रखा हुआ है तो कल को भाग भूग जाएगा तो एक तो सैलरी नहीं गई, ऊपर से हर महीने जो काट कूट करके रखा हुआ था वो पैसे भी हमारे डूब गए। तो चलिए पढ़ना शुरू करें। सबसे पहले इस एक्ट की एप्लीकेबिलिटी कहां पे है, और देखिए यही मैंने आपको बोला कि आपके बुक में एज इट इज मैंने इसीलिए दे दिया है ताकि आपका ध्यान समझने पे रहे, लिखने वाले चीज पे नहीं। और याद रखिए मैंने पहले ही बोला है, लेकिन कॉपी हर दिन लाना है। हो सकता है कुछ पोर्शन में आपको क्या बोलूं, लिखने के लिए, तो उसे क्या करेंगे, लिखेंगे। बाकी चीज जो एज इट इज आपके बुक में दिया हुआ है उसको डुप्लीकेट करने की जरूरत नहीं है। घर पे रिवाइज करके होमवर्क में जरूर आप क्या करेंगे, 10 लाइन या 20 लाइन जरूर लिखेंगे जो टॉपिक आप लिख रहे हैं। कुछ लिखने का काम कर रहे हैं। दुबले पतले बोलेंगे कि आज बुक लेंगे सर, उसके बाद से जो है वो लिखने का काम करेंगे। जिनके पास बुक है वो लोग लिखने का काम शुरू किए हैं, लिख रहे हैं कि कौन कौन सा टॉपिक लिखा, ईमानदारी से? गुड। आप याद रखिए मैंने बोला है कि अगर आप ध्यान से सुनते हैं और बातों को फुलफिल करते हैं तो लिखवा के लेना है तो लिखवा के ले लीजिए, आप चाह के भी फेल नहीं होंगे। अब ये नहीं सर पास करके दिखाओ, लेकिन अगर नहीं मान रहे हैं तो वही ऋषि मुनि वाली श्राप है, कुछ भी कर लीजिए पास भी नहीं करेंगे। तो इस चीज को इंप्लीमेंट कर लीजिए और लिखने वाला काम शुरू रखिए। चलिए एप्लीकेबिलिटी कहां कहां एप्लीकेबल है, कह रहे हैं कि पूरे भारत में एप्लीकेबल है, लेकिन इट इज एप्लीकेबल टू नॉन सीजनल फैक्ट्री इंप्लाइंग कितना, सीजनल फैक्ट्री क्या होता है, जो लगातार काम ना करे उसको क्या कहते हैं, जो सीजनल फैक्ट्री है। जैसे मैं आपको बताता हूं, शुगर केन मतलब जहां चीनी मिल वगैरह है वो सालों भर काम नहीं करते। रीजन ये है कि उसके लिए गन्ने की जरूरत होती है जिसको शुगर केन कहते हैं, तो वो सीजनल चलता है। जिस सीजन में शुगर केन आता है उस 6 महीने के दौरान जो है वो क्या होता रहता है, उस 6 महीने के दौरान जो है वो फैक्ट्री चलता है, फिर जो है वो 6 महीने क्या रहता है, बंद रहता है। ऐसे ही और भी बड़े सारे जो है वो चीज होते हैं। जैसे आप देखिएगा खास तरह का अगर कोई भी जो है वो जूस है जो एक खास जो है वो मौसम में ही फलों से बनता है, उसे भी कुछ दिनों के लिए बंद करना पड़ता है। जैसे मैंगो का है, नहीं सिर्फ मैंगो का ही नहीं, एप्पल वगैरह तो आप कहेंगे सर सालों भर दिखता रहता है, लेकिन सालों भर जो ये आपको दिखता है ये आप कोल्ड स्टोरेज का देखते हैं। उसके जिस समय जूस वगैरह बनाए जाते हैं वो उसी सीजन में बनता है जिस समय ये आता है, क्योंकि बाद में एक बार कोल्ड स्टोरेज में आप जब रख देते हैं तो उसका जूस नहीं बन पाता। पता नहीं क्या इशू है, जब हम लोग ऑडिट पे जाते हैं तो ये सब बात वो बताते हैं कि एक बार जैसे आप देखिए मैंगो को ही, आम को ही फ्रिज में रख दीजिए और उसके बाद उसे खा करके देखिएगा उतना जूसी वो आपको नहीं लगेगा। मैंगो को फ्रिज में रख दीजिए तो उतना जूसी नहीं लगेगा, जो भी होता हो शायद वो इवेपोरेट हो जाता हो, क्या होता हो। कह रहे हैं कि अगर नॉन सीजनल फैक्ट्री है तो कितने, 10। द स्कीम हैज बीन एक्सटेंडेड कहां के लिए, ये इसीलिए किया कि सिर्फ फैक्ट्री नहीं, अगर दुकान भी है वहां पे काम करने वालों की संख्या बस बता दीजिए कितनी है,
तो फैक्ट्री के केस में तो 10 ही, लेकिन अगर जो है वो फैक्ट्री नहीं है, दुकान है, होटल है, रेस्टोरेंट है, मुझे एक चीज बताइए, होटल में लोग काम नहीं करते, वहां पे जो लोग काम करते हैं उनकी स्थिति मिजरेबल नहीं होती है? अगर सही में देखिएगा तो उस गर्मी में भी जो है, जब वो घुसे रहते हैं जहाँ पे काम हो रहा होता है, कुछ लोग बर्तन धो रहे, कुछ लोग खाना बना रहे, हम तो बस ऑर्डर देते चाउमीन तो दिस, दिस तो दिस विथ एक्स्ट्रा चीज एंड दिस, और वो वहां पे लगे रहते हैं। कह रहे हैं कि उन लोगों के लिए भी कहीं कोई हादसा हो गया, कभी सिलेंडर फटता है, कभी कुछ होता रहता है, कहा उनके ऊपर भी ये चीज एप्लीकेबल होना चाहिए। इसलिए दुकान, होटल, रेस्टोरेंट, सिनेमास, इंक्लूडिंग प्रीव्यू थिएटर, इसका मतलब हुआ कि कहीं पे जहाँ पे सिनेमा नहीं बल्कि नहीं कुछ जगहों पे होता है, शोज वगैरह होते हैं, तो उन जगहों पे भी एप्लीकेबल है। रोड मोटर ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग, न्यूज़पेपर इस्टेब्लिशमेंट, हर जगह जहाँ पे कितने लोग काम कर रहे हैं, 20 या उससे ज्यादा लोग, तो इसका मतलब है कि फैक्ट्री पे एप्लीकेबल होगा। और इसके अलावा वो सारी जगह जहां पे काम करने वालों की संख्या कितनी है, 20 या 20 से ज्यादा, ये बस आपको याद रखना पड़ेगा ये बात। द स्कीम हैज ऑल्सो एक्सटेंडेड टू, कहां पे, प्राइवेट मेडिकल एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट पे भी और प्राइवेट मेडिकल इंस्टीट्यूट पे भी, बशर्ते वहां काम करने वालों की संख्या कितनी हो। और ये तय करना किनका काम है, ये काम तय करना जो सेंट्रल गवर्नमेंट का है कि किस स्टेट में या किस यूनियन टेरिटरी में ये एप्लीकेबल होगा। अगर नहीं भी है तो वो ऑफिशियल गैजेट में नोटिस दे करके नई जगहों पे भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं कि देखो भाई, आज से इस जगह पे भी ये कानून क्या होगा, एप्लीकेबल होगा। एवरी एम्प्लॉय, वेदर एम्प्लॉय डायरेक्टली और थ्रू कॉन्ट्रैक्टर, ये क्लियर है। मैंने आपको बताया था, रामदीन काम ढूंढता हुआ खुद पहुंचा है फैक्ट्री में, डायरेक्टली रामदीन को काम नहीं मिला तो कॉन्ट्रैक्टर को बोला कि कोई काम हो तो बताइएगा। वो कॉन्ट्रैक्टर कहता है कि चलो फलाने जगह जो है वो दिल्ली मेट्रो का काम चल रहा है, मुझे बोला गया है 20 मजदूर को लाने के लिए, चलना है। अब वो वहां पे गया, इस बार इनडायरेक्टली, किसके थ्रू, कॉन्ट्रैक्टर। और कॉन्ट्रैक्ट लेबर की स्थिति बहुत खराब होती है। इससे रिलेटेड भी एक एक्ट आपको आगे पढ़ना है इसी चैप्टर में, कॉन्ट्रैक्ट लेबर रेगुलेशन एंड एबॉलिशन एक्ट, वहां बोलेंगे उसके बारे में और भी ज्यादा कुछ। तो चाहे वो खुद आया हो चाहे किसके थ्रू आया हो, कॉन्ट्रैक्टर, बस इतना ध्यान रखिए। उसको जो वेज मिल रहा है वो कितने तक है, 21,000 पर मंथ तक है। तो ऐसे केस में कह रहे हैं किसको छोड़ करके, वो देख लीजिए एकदम ध्यान से, हो सकता है यहां केस लॉ दे दे। रामदीन को टोटल मिलता है सैलरी 20,000, पॉसिबल, लेकिन उसने ओवर टाइम किया और ओवर टाइम का मिला उसे 5,000। क्या ये एक्ट उसके ऊपर एप्लीकेबल होगा? याद रखिए, अगर उसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा तो इस एक्ट के अकॉर्डिंग जो आगे बेनिफिट बताऊंगा वो उसे नहीं मिलेगा। तो पहले एप्लीकेबिलिटी तो चेक कीजिए। रामदीन जहां काम करता है वहां 20 लोग काम करते हैं, तो उस जगह ये एप्लीकेबल है या नहीं? रामदीन जहां काम कर रहा है उस जगह पे वो फैक्ट्री है, वहां 50 लोग काम करते हैं, तो वहां ये एक्ट एप्लीकेबल है या नहीं? हम सारे लोग वहां काम करते हैं। हाँ ध्यान से, हम सारे लोग काम करते हैं वहां पे। कहां पे? एक ऐसे फैक्ट्री में जहां पे कितने लोग काम कर रहे हैं, 50 लोग काम कर रहे हैं। लेकिन मान लीजिए कि मेरा जो है वो सैलरी जो है वो टोटल जो मुझे सैलरी मिल रहा है वो 10,000 है, इनको 20,000, इनको 21,000, ऐसे करके मिल रहा है। एक पर्सन है जिनको मिल रहा है कितना, 20,000, कितना मिल रहा है, 20,000 मिल रहा है। लेकिन इस महीने उसे 5,000 रुपया ओवर टाइम का भी मिला। उसका सैलरी नहीं है 5,000, सैलरी कितना है, 20,000 मिल गया सैलरी, क्योंकि एब्सेंट एक भी दिन नहीं था। लेकिन मैंने आपको बताया है कि आप अगर छुट्टी के दिन भी क्या करते हैं तो आपको क्या मिलेगा, ओवर टाइम। तो ओवर टाइम मिला करके हो गया 5,000, ओवर टाइम का भी मिला। इस महीने टोटल कितने मिले? अब बताइए उसके ऊपर, रामदीन के ऊपर एप्लीकेबल होगा क्योंकि उसे मिले 25। तो पहले क्या चेक कीजिएगा कि जिस जगह वो काम करता है, ध्यान से वाइट, जिस जगह वो काम करता है उस जगह जो है वो ये एक्ट एप्लीकेबल है या नहीं? तो है एप्लीकेबल। क्यों? क्योंकि उस जगह का नाम क्या है, फैक्ट्री, और वहां 10 भी होगा तो एप्लीकेबल होगा। लेकिन काम कितने लोग कर रहे हैं वहां, 50, तो इसका मतलब ये एक्ट तो एप्लीकेबल है। अब ढूंढिए वहां पे कि किस किस इंप्लॉय के ऊपर ये एप्लीकेबल होगा। इनको मिलता है 35,000 रुपए, अमीर है, रेड, इनके ऊपर होगा एप्लीकेबल। मैं रामदीन दबा कुचला 10,000, मेरे ऊपर होगा एप्लीकेबल। लेकिन जिसको ये 20 और 5 मिला उसके ऊपर एप्लीकेबल होगा। लॉ देखिए क्या कह रहा है, 21,000 पर मंथ। लेकिन आगे भी देख लीजिए, एक्सक्लूडिंग रिम्यूनरेशन फॉर
इसका मतलब बिना ओवर टाइम को जो है वो लिए हुए कितना होना चाहिए, 21 तक है तो मिलेगा। तो इस केस में मिलेगा या नहीं मिलेगा? आपने सब कुछ पढ़ लिया और मुझे एक चीज बताइए, ऐसे ही करके केस लॉ बना दे। डीएनपी लिमिटेड having a factory located at Gurgaon where 50 workers are working in the cement factory. Ramdin is getting over 20,000 over there and 5,000 as overtime wages. Whether he is entitled to get the benefit under provision of ESI Act. Advise as being a होनहार company secretary. सिर्फ नो या फिर उसका प्रोविजन भी बताइएगा। हाँ जी, जज की तरफ फैसला नहीं, उसके बाद प्रोविजन भी आपको बताना पड़ेगा कि ये इतना और उसमें किसको छोड़ करके है, ओवर टाइम वेजेस को छोड़ करके। क्लियर है ये? तो पहले चेक कीजिए कि उस जगह पे एप्लीकेबल है या नहीं, उसके बाद चेक कीजिए उस वर्कर पे एप्लीकेबल है या नहीं है। अब आइए, अगर ये एक्ट एप्लीकेबल होता है, ये एक्ट कब आया भाई? 1940। तो एक चीज मुझे बताइए, 1948 से पहले हमारे देश में कोई फैक्ट्री ही नहीं था, कोई ऐसा जगह ही नहीं था जहां 20 लोग काम करते थे, कोई रेस्टोरेंट नहीं था, कोई सिनेमा हॉल नहीं था, सब इस एक्ट के बाद ही आया है। था या नहीं था? था। अगर था तो उस केस में कहा गया कि वो लोग कैसे जो है वो अपने बारे में बताएंगे, क्योंकि मुझे क्या बताइए, मुझे ये देखना है, मैं ईएसआई एक्ट के अकॉर्डिंग मैं जो हूं रेगुलेटरी बॉडी हूं, मैं इंस्पेक्टर हूं, जिसे जाकर के देखना है कि उस फैक्ट्री में जहां ईएसआई एक्ट एप्लीकेबल है, वो शॉप, वो इस्टेब्लिशमेंट, वो सिनेमा हॉल, वो प्लेस जहां ये एक्ट एप्लीकेबल है, वहां पे लोगों को ये फैसिलिटी मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। कानून ना आपने बना दिया, इंप्लीमेंट हो रहा है या नहीं। तो इसके लिए मेरे पास लिस्ट होने चाहिए या नहीं कि कौन कौन से ऐसे जगह जहां ये एक्ट क्या है, एप्लीकेबल है। तो उन्होंने कहा कि एवरी फैक्ट्री और इस्टेब्लिशमेंट टू विच दिस एक्ट अप्लाइज। हमें पता है ना किसकी जगह ये एक्ट एप्लीकेबल होगा, नंबर वगैरह हमें पता है। शैल लिखा हुआ है या मे लिखा हुआ है? और लॉ में शैल का मतलब है बिल्कुल करना ही पड़ेगा। मैंडेटरी और कंपलसरी के लिए क्या यूज करते हैं? शैल यूज करते हैं। शैल बी रजिस्टर्ड टू द एप्रोप्रिएट रीजनल ऑफिसर। अपने इलाके के किस ऑफिसर के पास? रीजनल। बनाया हुआ है कि दिल्ली के इस एरिया के लिए लक्ष्मी नगर ऑफिस जो है वो होगा, अगर उस एरिया में है तो उसके लिए जो है मान लीजिए कि पटेल नगर का जो है वो एरिया होगा। आकर के क्या करेंगे, कितने दिन के भीतर? नॉट लेटर देन 15 डेज का मतलब है जब से ये एक्ट अप्लीकेबल हुआ उसके कितने दिन के भीतर? 15 डेज के भीतर फॉर्म 1 में आकर के ब्यौरा देंगे कि हमारे ऊपर ये एक्ट अप्लीकेबल होता है, हमारे पास इतने लोग काम करते हैं, जिसमें से इतने लोगों को हम इतना सैलरी देते हैं, ताकि कल को हम जाकर के वहां पे क्या करें, उनका गेम बजा सके कि वो बहुत अच्छे से आपने सारा डिटेल दिया है, अब जरा बताओ क्या क्या आप कंप्लाई कर पा रहे हो। तो ये प्रोविजन उस समय के लिए था। आज के समय में अगर देखें तो ये एप्लीकेबल नहीं, आप मत क्रॉस कर दीजिएगा। आपको नॉलेज के लिए पढ़ना है, एग्जाम में पूछ सकता है। प्रैक्टिकल लाइफ में हमारे लिए ये इररेलेवेंट है। इसका यूज अब आपको जो है वो कभी नहीं पड़ेगा जब आप काम करने आइएगा, जब तक एग्जाम दे रहे तब तक पढ़ सकता है। ये तो बात है 1948 के अगले 15 दिन के भीतर की, नहीं है। ये एक्ट तो 1948 में आया ना, तो अगले 15 दिन के भीतर लोगों को ये काम करने थे। बहुत पुरानी बात हो गई। हाँ जी, ब्लैक समझ में आया ये क्या बोला मैंने? आपके पार्टनर कहां गए? एक दिन आप एक दिन वो बीमार पड़ते हैं। अच्छा, सेटिंग करके करते हैं। द एम्प्लॉयर शैल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द करेक्टनेस ऑफ व्हाट? ऑल द पर्टिकुलर्स एंड इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड टू बी फर्निश्ड। जितने भी चीज थे आपने सही दिया, ये आपकी जिम्मेदारी है। रामदीन, हरिया, रामखिलावन, बंसी, बिरजू, किसको कितना मिलता है ये आपका काम है सही सही बताना। ये नहीं कह सकते हैं कि बंसी ने ही गलत बताया। अच्छा, एम्प्लॉयर आप है, बंसी ने गलत बताया। सैलरी देने वाला जो है वो ज्यादा अच्छे तरीके से चीजों को जानेगा या नहीं जानेगा कि वो कितना जो है वो दे रहा है? उसके पास एचआर टीम नहीं होंगे, सब होंगे जो इन चीजों को मेंटेन करेंगे। द एप्रोप्रिएट रीजनल ऑफिस मे डायरेक्ट द एम्प्लॉयर हु फेल्स टू कंप्लाई विद द रिक्वायरमेंट ऑफ दिस। एम्प्लॉयर मतलब कौन? जो काम दे वो एम्प्लॉयर। उनको नोटिस भेजेंगे, किनको? जिन्होंने ये सारा इंफॉर्मेशन जो है वो अभी तक सबमिट नहीं किया। किस बात के लिए? कि कितने लोग वहां आपके यहां काम करते हैं और कितने सैलरी पे काम करते हैं। जब ये सारा का सारा चीज फॉर्म जो है अपॉन रिसिप्ट ऑफ कंप्लीटेड एम्प्लॉयर्स रजिस्ट्रेशन फॉर्म, एप्रोप्रिएट रीजनल ऑफिस क्या करेगा? अगर उन्हें लगता है कि हर चीज बिल्कुल सही है, सही तरीके से कर रहे हैं, तो उनको एक प्रोवाइड करेंगे एम्प्लॉयर्स कोड नंबर। और अब जो भी वो प्रोविजन डालेंगे, जो भी पैसा जमा करेंगे इस एक्ट के अकॉर्डिंग, वो इसी कोड नंबर से जमा होगा।
ताकि ये उसी कंपनी, उसी फैक्ट्री, उसी स्टैब्लिशमेंट, उसी शॉप के लिए क्या रहेगा, जमा होगा। ईएसआई के तहत आपको कुछ कंप्लायंस करने पड़ेंगे ना, उसके लिए मैंने बोला ना कि इंश्योरेंस जैसा स्कीम चलाना पड़ेगा। और ये तो एक ही जगह सारे लोग पैसा डालेंगे। मेरा 20 लोगों का जो है, या मेरा 22 लोगों का जो है एक दुकान है जहां 22 लोग काम करते हैं, 22 पीपल, तो मुझे भी एक कोड लेना पड़ेगा। इनका जो है वहां पे 30 लोग काम करते हैं, इन्हें भी क्या करना पड़ेगा, लेना पड़ेगा। दोनों को आसानी से आइडेंटिफाई किया जा सके, इसके लिए क्या मिलेगा, एक यूनिक जो है वो कोड मिलेगा। द एम्प्लॉयर शैल एंटर द एम्प्लॉयर्स व्हाट कोड नंबर on all the documents prepared in all correspondence with appropriate office। आसान शब्दों में, एक्ट आने के 15 दिन के भीतर सारा बायोडाटा, सारा डिटेल्स अपने एम्प्लॉय का एम्प्लॉयर को क्या करना पड़ेगा, 15 दिन के भीतर जो है वो डिपॉजिट करना पड़ेगा। अगर उनके सारे तरह के एस्पेक्ट से सेटिस्फाई हैं कौन, अथॉरिटी, तो वो उनको एक कोड नंबर देंगे। इस कोड नंबर का इस्तेमाल हर एक कम्युनिकेशन के लिए होगा, जो कम्युनिकेशन वो किनके साथ करेंगे, ईएसआई एक्ट के अकॉर्डिंग अथॉरिटी के साथ करेंगे कि हाँ भाई हमने तो पैसा जमा कर दिया था उस अकाउंट में, हमारा पैसा रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है, ऐसे जो भी चीज होंगे। अब कह रहे कि क्या कोई एग्जम्पशन है, का एग्जम्पशन, अभी तो हमने एप्लीकेबिलिटी पढ़ा, तो का एप्लीकेबिलिटी पढ़ा तभी तो एग्जम्पशन पढ़ रहे हैं। कि एप्लीकेबिलिटी तो हमने पढ़ लिया कि हर वो जगह जहां कितने लोग काम कर रहे हैं, 20 लोग, फैक्ट्री तो है ही, फैक्ट्री के अलावा हर वो जगह जहां 20 या 20 से ज्यादा लोग काम कर रहे हैं वहां ये एप्लीकेबल है। अब पूछ रहे कि कोई ऐसा जगह, एग्जम्पशन का मतलब हुआ कि 20 लोग काम कर रहे हैं फिर भी एप्लीकेबल नहीं होगा। वो जगह फैक्ट्री है, वहां 10 या 10 से ज्यादा लोग काम करें फिर भी एप्लीकेबल नहीं होगा। कहा ठीक है भाई, वो जगह कौन कौन सा है। कहा ये सिर्फ और सिर्फ तब होगा जब आप एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जिसको कौन चला रहा है, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट, और आप जो फैसिलिटी देते हैं वो फैसिलिटी इस ईएसआई एक्ट से मिलने वाले फैसिलिटी से बहुत बहुत ज्यादा है। पॉसिबल भाई, ईएसआई एक्ट के तहत हम फैसिलिटी ही तो देंगे। अगर मान लीजिए कि हम किसी दूसरे एक्ट के जरिए उनको ज्यादा फैसिलिटेट कर रहे हैं, तो ऐसे केस में क्या हमें इस एक्ट के अकॉर्डिंग उनके ऊपर जो है वो प्रेशर डालना जरूरी है। अरे भाई मतलब वो फैसिलिटी मिलने से है, ये कह रहे हैं कि इतने पैसे दो, ये उससे डबल देते हैं, तो आप उनको फैसिलिटेट कीजिएगा या और डिफैसिलिटेट कीजिएगा। बोलिए कि नहीं नहीं ईएसआई को ही फुलफिल करो। कहा नहीं, लेबर के भलाई के लिए अगर वो इससे बेहतर जो है फैसिलिटी दे रहे हैं तो देयर इज नो नीड टू कंप्लाई विथ दिस ईएसआई एक्ट। लॉजिकल है। चलिए अब यहां कह रहे हैं कि सिमिलर सुपीरियर, लेकिन याद रखिए क्या होना चाहिए, या तो सिमिलर या डाउनग्रेडेड है तो नहीं। आप फैसिलिटी देते हैं, आप देते हैं मान लीजिए 60,000, ईएसआई एक्ट में लिखा हुआ है 70,000, अब होगा आपके एप्लीकेबल। आप देते हैं 60,000, ईएसआई एक्ट कहता है 70,000 दो, इस केस में 70,000 देना होगा, यानी अब आपके ऊपर ये एक्ट एप्लीकेबल होगा। या तो 70 आप भी देते हैं या आप 80 देते हैं, तो फिर आपके ऊपर ये एप्लीकेबल होने का मतलब है जो लिखा हुआ है वो देना पड़ेगा। कह रहे हैं कि देने की जरूरत नहीं है, आप 70 मत दो, आप 80 दे दो। भाई अच्छी बात है। कह रहे हैं कि ये चीज जो हम प्रोवाइड करेंगे, जिसमें अगर उसकी डेथ हो गई तो पे करेंगे, डिसेबलमेंट हुआ तो करेंगे, मेडिकल बेनिफिट वगैरह देंगे। कहा ये दोगे कैसे, स्कीम क्या है। कहा कि एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्ट की तरह देंगे, तो बोला 2 एक्ट क्यों बनाए, फिर तो वो बना ही हुआ था। कह रहे इसमें जो देंगे वो अलग तरीके से देंगे, कुछ पैसे एम्प्लॉयर और कुछ पैसे एम्प्लॉय, और वो दोनों पैसे से जो है हम करेंगे क्या, इंश्योरेंस लेंगे। ध्यान से सुनिएगा, क्या करेंगे, और इंश्योरेंस का जैसे हर महीने प्रीमियम जाता है वैसे ही क्या जाता रहेगा, प्रीमियम जाता रहेगा। अब जो भी जो है वो कैजुअलिटी होगा, जो भी कंसिक्वेंसेस होंगे, उससे एम्प्लॉयर बिल्कुल निश्चिंत है, क्योंकि अगर वो कल मर गया तो भी उसे मिलेगा क्योंकि इंश्योरेंस के तहत मिलेगा, और अगर अभी नहीं 10 साल बाद होगा तो भी, नहीं मरा तो कोई बात नहीं, तभी तो इंश्योरेंस चलता है। वो नहीं मरा तो कोई दूसरा तो मरा, तो उसी अकॉर्डिंग जो है वो आपका इंश्योरेंस चलता रहेगा। और इन्होंने कहा कि इसके लिए किससे कितने लोगे, देखिए एम्प्लॉयर कितना देंगे, 4.75। इसका मतलब है कि अगर मान लीजिए कि 10,000 रुपया सैलरी है, किसका, रामदीन का, हमारा फेवरेट जो है वो मजदूर रामदीन। अब रामदीन का 10,000, तो रामदीन इस एक्ट के दायरे में आता है या नहीं, रामदीन इस एक्ट के दायरे में आता है या नहीं, कितना है एक्ट के दायरे में आने के लिए सैलरी,
21,000 या उससे कम होना चाहिए। तो इसका तो 10,000 है, आएगा। कह रहे 4.75% का मतलब क्या हो गया? 4.75%। जब भी कहीं पे भी परसेंट रहे तो उसको हटाइए और क्या डालिए, और 10,000। यही तो हुआ। ऐसे ही तो बचपन में निकालते होंगे, 2 कट्टम कुट्टी कर दिया, उड़ा दिया, तो कितना हो गया? इतना हुआ। 2 जीरो यहां भी है, तो आपको इसमें भी 2 को क्या करने पड़ेंगे, उड़ाने पड़ेंगे। तो ये जब उड़ेगा तो टोटल कितना हो गया? 475। इसका मतलब है कि आप कितना दीजिए, आप नहीं, एम्प्लॉयर कितना देगा, रामदीन कितना दे। अब देखिए, सैलरी जब उसे मिलेगी तो उसके सैलरी में से ये 475 माइनस रहेगा या 175? हाँ जी, फुलपति सीधा बैठिए, नहीं तो भूल जाइएगा क्या पढ़ रहे हैं, अगर नींद में जाइएगा तो। जगह है ना? नहीं, इस फुलपति को कह रहे हैं। अब देखिए 175, और अगर आपको अगल बगल कोई भी प्राणी ऐसा दिखे कि जो थोड़ा सा जो है वो लीन होने वाला है, पेन लेकर के क्या कीजिए, पक से जो है वो मार दीजिए, और देखिए वो बिल्कुल जो है वो फिर जाग जाएगा। चलिए, हम लोग को तो बहुत तेज लगता था छोटे में, हम लोग को बस एक ही केस में नींद आती थी, हम तीनों भाई बहन को, हमें पढ़ने के लिए दे दीजिए। तो सिस्टर पे तो अप्लीकेबल नहीं होता था, क्योंकि अगर मान लीजिए कि दिन भर खेले, शाम को पढ़ने बैठे, ऐसे करके शुरू हुआ पढ़ना, एकदम नींद। अब जैसे मुझे अगर नींद आए तो भाई चुपचाप उठता था और जाता था, और पापा आते थे, धन, कान में लगता था म्यूजिक ऐसे सन बज रहा है। यकीन मानिए 2 दिन तक रात में भी नींद नहीं आती थी। ठीक है, फिर भाई ऐसे ही किया तो मैं उठा और जाकर के बोला, फिर भाई को पढ़ा धन। सिस्टर मुझसे ज्यादा छोटी थी तो मैं सिस्टर से कोई पंगा ये नहीं लेता था, मेरे भाई का दोनों से पंगा चलता था, मेरे से भी, और क्योंकि वो बीच में था तो दोनों को निपट लेता था। अब सिस्टर का भी ऐसे हुई तो भाई गया उठ करके और पापा को बोला, पापा वहीं पे दिए धन, सिस्टर को नहीं। किसको पढ़ा? भाई को ही पढ़ा। नालायक कहीं का, खुद पढ़ेगा सो नहीं, दूसरे का ही देखता रहता है। जाएंगे, सिस्टर को उठा लेते, चलो बेटा, और आकर के अपने पास ले आए और वहां ठोक ठोक करके सुला दिए। बड़ा गुस्सा आता था, लेकिन करे तो क्या। तब हम दोनों ने मिलकर के जो है एक गोलमेज सम्मेलन किया, तो सिस्टर भी आ गई, मुझे भी शामिल करो अपने मीटिंग में। तो बोलते थे नहीं, तुम पापा की चमची हो, पापा की जासूस हो, तुम बता दोगी। तो बोलते थे नहीं नहीं नहीं, पता नहीं ऐसे क्यों पकड़ते थे, लेकिन कोई भी चीज कसम खाना तो इसी को पकड़ लेते थे। अब जो है वो तब होता था कि अगर कोई सोता रहेगा, क्योंकि पापा ने बोला था अगर नहीं बताए तो दोनों को पड़ेगा, तो इसीलिए हमें उठ करके बताना पड़ता था। तो हम लोगों ने कहा कि अब ऐसा करेंगे कि अगर किसी को नींद आए तो दूसरा एक दूसरे को जगा दे, ताकि मार नहीं लगे। तो बोला कि हमें तो बिना पापा के थप्पड़ के हमारी नींद जाएगी कैसे, कोई हिलाएगा तो। बात भी सही था, हिलाने से कहाँ नींद जाने वाली थी। तो हमने कहा कि तब दूसरा बहुत जोर से चींटी काटेगा या पेंसिल भोंक देगा। बोला ठीक है। अब इंतजार में रहते तो पेंसिल एकदम शार्प करके रखते थे, क्योंकि हर दिन कोई ना कोई पंगा तो होना है दोनों भाई का, खेल के मैदान में ही पंगा होता था, अलग अलग टीम में ही दोनों रहते थे, हमेशा एक टीम में भी नहीं रहते थे। तो एकदम शार्प किए हुए इंतजार में रहते थे, आंख देखते थे। उसको भी अगर नींद आ रही तो बोलता था देख लो मैं जगा हुआ हूं, जबकि ऐसे ऐसे हो रहा है, लेकिन फिर बोलेगा देखो जगह अभी भौंकना मत। तो उस भौंकने वाले डर से जो है हमारी नींद हमेशा उसके बाद भागी ही रहती थी। फिर हमें जो है पढ़ते वक्त कभी नींद नहीं आया। तो आज से ये सर्कुलर जारी हो गया है, तो अगर किसी जरा भी आए तो वो अलर्ट रहे कि बगल वाले पेन से मत कीजिएगा, पेन से करने पे निशान पड़ेगा, पेंसिल से कीजिएगा। पेंसिल एक आप ला सकते हैं, अच्छे से उसे सॉल्व करके रखे रहिए, अगर कोई दिखे अगल बगल तो हमला कर सकते हैं। चलिए, अब यहां पे कह रहे हैं कि रामदीन से कितने पैसे डिडक्ट कर लिए जाएंगे, 175, और तब उसका पैसा दे दिया जाएगा। लेकिन कह रहे हैं कि ये कितने दिन के भीतर जमा करना रहेगा और कहां जमा करना रहेगा। इन्होंने कहा कि ये पैसे खुद एम्प्लॉयर अपने पास नहीं रखेगा, जैसे ही समय खत्म होगा, कौन सा समय, 1 अप्रैल से लेकर के 31 सितंबर तक के हर महीने का लेते हुए अगले 21 दिन के भीतर जमा कर देगा। फिर ऐसे ही 1 अक्टूबर से लेकर के 31 मार्च तक के 6 महीने का पैसा जो है वो क्या करेगा, अगले 21 डेज के भीतर, यानी कि 31 मार्च खत्म हुए तो कह रहे हैं कि 31 मार्च के बाद 21 अप्रैल तक
इस 6 महीने का पैसा जमा हो जाएगा। कौन सा? ये 475 प्लस ये 175, इसको मल्टीप्लाई 6 मंथ से कर दीजिएगा, ये 6 महीने में आएगा, ये इस डेट तक जमा हो जाना चाहिए। वैसे ही 1 अप्रैल से लेकर के कितना 30 सितंबर तक है, तो सितंबर के बाद अक्टूबर यानी कि 21 अक्टूबर तक जो है इस 6 मंथ्स का जमा हो जाना चाहिए। ऐसा इसीलिए कि कहीं ऐसा ना हो कि एम्प्लॉयर ही ले लू करके ना भाग जाए। कहा कि ठीक है इनको दीजिएगा, क्या फायदा, एडवांटेज किसके लिए अभी कह रहे हैं, अभी एम्प्लॉय के लिए, एम्प्लॉयर के लिए। कहा भाई एम्प्लॉयर के लिए सबसे बड़ा फायदा यह है कि उसके यहां अच्छे से काम होगा, क्योंकि लोगों के बीच में हार्मोनी बना हुआ रहेगा, और कल के डेट में अगर कोई कैजुअलिटी हुई, कोई मेडिकल जो है वो फैसिलिटी देना पड़ा, कोई सीकनेस अलायंस देना पड़ा, कुछ भी मैटरनिटी बेनिफिट देना पड़ा, कुछ भी अगर देना पड़ा, तो ये देने के लिए जो है उनको ये सोचने की जरूरत नहीं कि अब ये पैसे कहां से आएंगे, क्योंकि उसका इंतजाम उन्होंने कर दिया है। उनके पास पीस ऑफ माइंड, प्लस हर दिन का जो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट होता, आगे पढ़ाऊंगा, एक आपका ये भी है एक्ट, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट, वर्कर के बीच में और वर्कमर और मैनेजमेंट के बीच में जो डिस्प्यूट होता, उस डिस्प्यूट से ही बच गए, नहीं तो आए दिन वो स्ट्राइक पे जाते, किसी न किसी तरह का जो है वो शोर शराबा करते हैं। तो देखिए एम्प्लॉयर के लिए अच्छा ये हुआ कि उनकी लायबिलिटी खत्म हो गई, प्लस एक पीस ऑफ माइंड, प्लस वर्कर के साथ उनका एक अच्छा क्या रहा, हार्मोनियस रिलेशन, इससे ट्रेड यूनियन के साथ अच्छे रिलेशन रहेंगे, और उनके यहाँ ज्यादा से ज्यादा लोग काम करना चाहेंगे। नहीं तो जिस जगह पे इस तरह की फैसिलिटी नहीं होगी, वहां पे एट्रिशन रेट बहुत ज्यादा रहता है। एट्रिशन रेट का मतलब होता है काम छोड़कर जाने का रेट बहुत ज्यादा होता है। आज राम दिन है, कल वहां हरिया है, कल राम खिलावन है, कुछ कुछ दिन पे वो जाते जा रहे हैं। लेकिन अगर कोई एक ही जगह काम कर रहा है तो आप कहिएगा सर फायदा क्या है, जाने दीजिए, जा रहा है तो कोई दूसरा तो काम करेगा ही, इतने तो अनएम्प्लॉयमेंट है इंडिया में। कहा नहीं, अगर कोई कहीं काम कर रहा होता है तो वैसे केस में वो उस चीज को जान जाता है, जितने ज्यादा दिन वो काम करेगा उतना उसको एक्सपीरियंस हो जाता है उस काम का, उसके बाद उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए उतना ही ज्यादा वो क्या बन जाता है, यूजफुल हो जाता है। तो कह रहे हैं कि जितना ज्यादा दिन वो काम करेगा वो उतना यूजफुल। पता चला कि अभी वो जो है वो 6 महीने में सारा काम सीखा ही, लेकिन आपके पॉलिसी इस तरह से हैं कि उसे कंफर्ट नहीं लग रहा है, वो छोड़ के चला गया। नुकसान एम्प्लॉयर का हुआ या नहीं हुआ, क्योंकि एम्प्लॉयर तो फिर दूसरी जगह जाकर के क्या करेगा, काम ले लेगा, और इस बार तो उसे ज्यादा पैसा मिलेगा क्योंकि उसके पास 6 महीने का एक्सपीरियंस भी है। तभी तो आप देखते हैं इन्फोसिस, टीसीएस, टाटा, ये सारी कंपनी क्यों अलग अलग तरह की फैसिलिटी देती, इसोप जैसा चीज भी देती है, अपने एम्प्लॉय को शेयर्स तक कंपनी का देती है, ताकि कंपनी के लोग जो हैं, यानी जो एम्प्लॉय हैं, वो कंपनी में टिक करके रहें, क्योंकि वो उनके लिए वैल्यूएबल एसेट है। जो जितने ज्यादा दिनों से जिनका एसोसिएशन रहे, जैसे मैं बताता हूं, अभी तो आप एग्जीक्यूटिव में ही हैं, लेकिन जो बच्चे, जैसे आपके पास जो प्रोफेशनल की क्लास होती है, कल के दिन जब आप देखते हैं, उसमें जो बच्चे पढ़े हुए एग्जीक्यूटिव में वो बच्चे आते हैं, वो इसीलिए आते हैं क्योंकि उनको एक कंफर्ट जोन मिला। आपने एग्जीक्यूटिव पढ़ा, आपको पढ़ाने का तरीका, एक ट्यूनिंग पता चला, आप चाहते उन्हीं के पास आना। क्यों? बाकी टीचर भी तो प्रोफेशनल पढ़ा रहे हैं, आप कोई सब्जेक्ट पढ़ते, देखते हैं एक टॉपिक पर, जरा सोचिए, एक चैप्टर मैं पढ़ाऊं, दूसरा चैप्टर कोई और टीचर, तीसरा चैप्टर कोई और चैप्टर, ऐसे करके जितने चैप्टर उतने टीचर, कितना मजा आएगा। आप पढ़ाने के तरीके के साथ कोलैबोरेट ही नहीं कर पाएंगे। ये नहीं है कि कोई सिलेबस से बाहर पढ़ाएगा या कोई उठपटांग चीज पढ़ाएगा, गलत चीज पढ़ाएगा। टीचर है, सारे लोग एक ही चीज पढ़ाएंगे क्योंकि सिलेबस ही सब कोई पढ़ाता है। अंदाज अलग अलग है, हो सकता है एक अंदाज में अभी आप ढले ही थे, तब तक दूसरे आते हैं, वो बोलते हैं कि नहीं घर पे कुछ लिखना उखना नहीं, लिखने वाला काम बकवास। अब किसकी माने, ये कह रहा है ये करो और वो कह रहा है वो करो। बस यही वजह है कि एम्प्लॉयर को बेनिफिट होगा, एम्प्लॉय टिक करके रहेंगे, कोई दंगा फसाद, कोई झगड़ा नहीं होगा, किसी तरह के केस में जो है कोई कोर्ट वगैरह केसेस नहीं होंगे। क्योंकि जरा सोचिए, अगर नहीं मिला पैसा तो क्या होगा, मामला कहां जाएगा, कोर्ट में जाएगा। कोर्ट में जाएगा तो डिफेमेशन होगा या नहीं होगा कंपनी का, और वहां पे जो है वो उनके साथ कम लोग जुड़ेंगे, ज्यादा लोग फिर जुड़ना नहीं चाहेंगे। तो ये सारा फायदा किसके लिए है, एम्प्लॉयर के लिए। एम्प्लॉयर जो भी पैसा डिडक्ट करेगा, आपको पता है कहां पे जमा करेगा, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। ये गवर्नमेंट के द्वारा बनाया गया एक संस्था है जिसका काम ही है कि जो जो ऑर्गेनाइजेशन किस किस एक्ट के दायरे में आएंगे, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट के दायरे में, वो सारे लोग ये जो 4.75% और ये जो 1.75% है, इसको क्या करेंगे, इसको जमा करेंगे। कहां जमा करेंगे, ये जो जमा होगा वो होगा ईएसआई। क्यों यहां जमा करेंगे, अपने ही पास क्यों नहीं रखेंगे, क्योंकि ईएसआई कॉर्पोरेशन क्या करता है, इस पैसे को अलग अलग जगहों पे इन्वेस्ट करता है, अलग अलग जगहों पे लगा देता है।
जरा मुझे एक बात बताइए, हम और आप इंश्योरेंस कंपनी में जो पैसे लगाते हैं और इंश्योरेंस कंपनी जो कहता है अगर मर गए तो दूंगा टर्म इंश्योरेंस का 1 करोड़, ऐड आता रहता है, एक बंदा मर गया है, एकाएक जो है उसके ऊपर माला वगैरह पहनाया जा रहा है, वो बंदा जो है उठ के इधर घूमता और कहता है पैसा पॉलिसी बाजार पे 1 करोड़ का इंश्योरेंस 499 रुपए में, आत्मा भटकती रहेगी, करवा लो पहले। ये जो उनके पास हर महीने का आया 450 या 500 रुपए, उस पैसे को अपने पास रखेंगे और लोगों को 1 करोड़ देंगे, तो शायद उन्हें अपना टर्म इंश्योरेंस करवाना पड़ेगा, जो कंपनी ये टर्म इंश्योरेंस चला रही है। कहा गया उस पैसे को वो लगाते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, और उससे क्या करते हैं, पैसे अर्न करते हैं, तभी तो हमें और आपका क्लेम वो क्या कर पाते हैं, समय पे सेटल कर पाते हैं। तो हमने ईएसआई कॉर्पोरेशन में वो क्या कर दिया, जमा कर दिया। जिस भी इंप्लॉय के नाम से वो जमा होता है उस इंप्लॉय को हम कौन सा इंप्लॉय कहते हैं, इंश्योर्ड। तो इंश्योर्ड इंप्लॉय कौन हुआ एक ऑर्गेनाइजेशन में, वो ऑर्गेनाइजेशन जिसके ऊपर कौन सा एक्ट एप्लीकेबल है, ईएसआई एक्ट। और ईएसआई एक्ट एप्लीकेबल होने के लिए उस वहां काम करने वालों की संख्या कितनी होनी चाहिए, फैक्ट्री होने पे, और फैक्ट्री के अलावा वो कोई जगह है तो 20 होने चाहिए, और जो पर्सन है उसकी सैलरी कितने तक होनी चाहिए, इतने चीज कंप्लाई होंगे तब वो बंदा क्या कहलाएगा, तब वो कहलाएगा इंश्योर्ड एम्प्लॉय। अब कह रहे हैं कि एक और बेनिफिट है, और वो बेनिफिट एम्प्लॉयर का ही बेनिफिट। एम्प्लॉयर जो भी पैसा यहां पे पे कर रहा है कितना परसेंट, 4 ये जो 475 रुपए हैं, आप कहिएगा सर चिंदी चोरी 475 पे क्यों आप पड़े हुए हो, अरे भाई एक को नहीं दे रहा है 475, हजारों कितने जगह काम कर रहे होते, यही आप टाटा, इंफोसिस, रिलायंस, इनके पास देखिएगा हजारों इनके जो है वो वर्कर होते हैं। ऐसे केस में ये बहुत बड़ा अमाउंट होगा। कह रहे हैं कि इस अमाउंट को वो क्या करेगा, इस अमाउंट पे उसको इनकम टैक्स नहीं देना पड़ेगा। यानी कि ये अमाउंट अगर मान लीजिए कि 1 करोड़ होता है तो कंपनी की जो टोटल प्रॉफिटेबिलिटी निकलेगी उसमें से ये 1 करोड़ एक्सपेंस के रूप में माइनस हो जाएगा और इस पे टैक्स लायबिलिटी नहीं आएगी, क्योंकि कंपनी के केस में तो 30% टैक्स लायबिलिटी भी होती है। तो आप सोच करके देखिए, आपने रियल में 70 लाख रुपए दिए या 1 करोड़ दिए, अगर आपका 1 करोड़ का प्रॉफिट आया, 1 करोड़ के प्रॉफिट पे अगर आपको नहीं देना पड़ता ये 4.75%, तो 1 करोड़ और आपके कंपनी के बचते हैं। ध्यान से सुनिएगा, समझ में आता है ये सब बात पूरा, ध्यान से सुनिए। कंपनी जो है वो एक कंपनी को प्रॉफिट हुआ, कंपनी को 10 करोड़ का प्रॉफिट हुआ, लेकिन ये ईएसआई एक्ट के एप्लीकेबल होने के कारण हर इंप्लॉय के हिस्से में कितना जमा करना पड़ेगा, 475 रुपए हर इंप्लॉय का जमा करना पड़ेगा। कहां पे, ईएसआई सी में, इंप्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन में। मुझे बताइए आपके यहां जब हजारों की संख्या में लोग काम करेंगे तो 475 को मल्टीप्लाई करेंगे ना उससे, जब आपने किया तो ये 1 करोड़ हो गया। लीजिए प्रॉफिट तो था 10 करोड़ का, कम बखत दूस मुठ का 1 करोड़ हमारा क्या हो गया, कम हो गया, अब बचा कितना, 9 करोड़। आप कहिएगा 1 करोड़ का तो सीधा नुकसान है। नहीं, रियल में आपको 1 करोड़ का नुकसान नहीं हुआ है, क्योंकि जो प्रॉफिट होता है उस पर आप टैक्स भी देते हैं। मान लीजिए 30% का आता है, तो ये 1 करोड़ अगर कमाई का होता तो इस पे 30% टैक्स भी तो देते हैं। गवर्नमेंट कह रही जाइए हम आपसे इस पे जो है वो टैक्स वेव कर देते हैं। तो सही तौर पे अगर देखिए तो सिर्फ 70 लाख रुपए जो है आपके पास से जा रहे हैं, क्योंकि अगर ये 1 करोड़ कमाए रहते हैं तो भी इस पे से 30 करोड़ क्या, 30,000 क्या करते, 30 लाख क्या करते आप, टैक्स दे देते। तो ये कह रहे हैं कि ये आपके ऊपर क्या रहेगा, एग्जम्प्ट रहेगा। तो इंप्लॉयर का टोटल बेनिफिट बतलाइए। सबसे पहला वहां हार्मोनी बना हुआ रहेगा, दूसरा डिफरेंट तरह के बेनिफिट के लिए उसे कोई इंतजाम करने की जरूरत नहीं है, लिटिगेशन वगैरह से बचेगा, क्योंकि जो है वो अगर जो है वो कॉन्ट्रावेंशन नहीं होगा तो कोई उनके ऊपर केस करेंगे नहीं, क्योंकि अब उन्हें पे थोड़ा ना करना है। किसी की डेथ या कुछ हुई तो ईएसआई करेगा, यानी इंप्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन करेगा। ट्रेड यूनियन के साथ उसका रिलेशन अच्छा या बुरा, अगर वो इस तरह के फैसिलिटी को देगा तो वहां पे लोग ज्यादा दिन टिक के काम करेंगे, और अगर लेबर ज्यादा दिन तक रहेगा तो आपको कहीं ना कहीं प्रोडक्टिविटी जो है वो ज्यादा निकल करके आएगा। और इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग जो भी पैसा ईएसआई जो है वो कॉर्पोरेशन में आप जमा कर रहे हैं उस पर आपको टैक्स देने की रिक्वायरमेंट नहीं है। ये तो बेनिफिट एम्प्लॉयर का है। अब कह रहे हैं रिकवरी कर रहे हैं क्या, कॉन्ट्रीब्यूशन। कह रहे हैं कि ये जिम्मेदारी किसके ऊपर है ये बतलाइए, रामदीन के ऊपर है या जो है वो एम्प्लॉयर के ऊपर है कि पैसे जमा होने चाहिए। ये देखिए ना, ये जो है वो आपके 21 दिन के भीतर जमा होना चाहिए। कहा ये किसकी जिम्मेदारी,
अगर उसने रामदीन से नहीं काटा 1.75% तो एकदम ध्यान से, बिना काटे उसको पैसे दे दिया। अगर 10,000 रुपया इसका सैलरी है, किसकी? रामदीन की, तो 10,000 में से कितना काट के देना था कि 475? ये तो देना किसका काम? इसमें से 175 क्या करना था? डिडक्ट करना था। 175 डिडक्ट करेंगे, कितना आएगा? शायद यही आएगा, गलत है? कितना आएगा? ज्यादा कभी हो सकता है। अब ठीक है, अब इतने पैसे देने थे, आपने दे दिया 10,000। आपने बेईमानी नहीं की, पूरे 10,000 दे दिए, लेकिन आपको ये काटने थे या नहीं? आपने नहीं काटा, कोई बात नहीं है, आप भुगतेंगे। आप मतलब एम्प्लॉयर भुगतेगा। और वो क्या करेगा? ये वाला भी 475 और ये वाला भी 175, दोनों पैसा जमा करेगा, क्योंकि हम इससे वसूलेंगे 21 अक्टूबर को। कितने रुपए? इन दोनों को हमने ऐड किया इंटू 6, तो कितना हो गया ये? 3900। ये पैसे जो है वो 21 अक्टूबर को हमें चाहिए। किनसे चाहिए? अब वो कहता है कि सारा पैसा मैं ही दे दूं, मैं इंप्लॉय से नहीं काटूं। वेरी गुड, बिल्कुल करो। तो वो अगर नहीं डिडक्ट किया तो किसकी गलती हुई? तो यही कह रहे हैं कि रिकवरी के लिए कहा, प्रिंसिपल एम्प्लॉयड इज रिक्वायर्ड टू पे एम्प्लॉयर शेयर्स ऑफ कंट्रीब्यूशन इन रिस्पेक्ट ऑफ एवरी एम्प्लॉय, वेदर एम्प्लॉय डायरेक्टली और थ्रू इमीडिएट एम्प्लॉयर। अब इसका क्या मतलब, ये देखिए। अगर मान लीजिए कि मैं कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू गया, किसके थ्रू? कॉन्ट्रैक्टर। कॉन्ट्रैक्टर ने मुझे जो है वो पहुंचा दिया, मान लीजिए कि डीएमआरसी में, दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन, वहां काम चल रहा था, अभी बहुत काम चल रहा है, इसलिए मैंने एग्जांपल लिया। नहीं देखते अभी भी डीएमआरसी का काम हर जगह चल ही रहा है, और वहां पे कंस्ट्रक्शन साइट पे बहुत मजदूर काम करते हैं, लेकिन उनको कॉन्ट्रैक्ट लेबर चाहिए रहता है, सब वहां पे इंप्लॉयड नहीं है, रेगुलर नहीं है। तो कॉन्ट्रैक्ट वर्कर को पहुंचा दिया गया वहां। पहुंचाने का काम जो है, थोड़ी देर के मान लेते मैं कॉन्ट्रैक्टर, ठीक है, आप सारे लोग वर्कर, ब्लैक बुरा मान गए, मैं टीचर, मैं कॉन्ट्रैक्टर, तो आप वर्कर बन जाइए, ठीक है। तो आप सारे लोग वर्कर, आपको मैंने डीएमआरसी पहुंचा दिया कि मजदूरों मन लगा के दिन भर क्या करो, काम करो, मिट्टी कोरो, ये करो, उठाओ, सर में ले ले करके जाओ। ये नहीं कि सर आप ही को उस गड्ढे में डालेंगे, ये सब नहीं। तो मैंने आपको वहां पे रख दिया, मैं हो गया इमीडिएट एम्प्लॉयर। क्या हो गया? मैं आपका कॉन्ट्रैक्टर, मैंने काम दिलाया आपको, लेकिन प्रिंसिपल एम्प्लॉयर कौन हुआ? डीएमआरसी, जिसके पास आप जाकर के काम कर रहे हैं, वो हुआ प्रिंसिपल एम्प्लॉयर। और मैं क्या हुआ? इमीडिएट एम्प्लॉयर, क्योंकि मैंने आपको काम दिलाया, लेकिन काम आप मेरा नहीं कर रहे हैं, मैंने काम दिलाया है। काम किसका कर रहे हैं? डीएमआरसी का। तो डीएमआरसी हो गया हमारा इमीडिएट, डीएमआरसी हो गया प्रिंसिपल एम्प्लॉयर, और कॉन्ट्रैक्टर क्या हो गया? तो देखिए, प्रिंसिपल एम्प्लॉयर की जिम्मेदारी है क्या जमा करने की? जो भी हमारा कंट्रीब्यूशन है वो क्या करने की? जमा करने की। द एम्प्लॉय शेयर मे देयर आफ्टर बी रिकवर्ड बाय डिडक्शन फ्रॉम देयर। कहा कि भाई वेजेस से आप काट लो, लेकिन नहीं काटे तो आपको तो पे करना ही पड़ेगा, ये एम्प्लॉयर की गलती, उसे ही पे करना पड़ेगा। नो सच डिडक्शन मे बी मेड फ्रॉम एनी वेजेस टू देयर एम्प्लॉय अदर देन दोज रिलेटिंग टू व्हाट पीरियड इन विच सच कंट्रीब्यूशन इज पेबल। इसका मतलब मैं 6 ही महीने काम किया आपके पास, फिर मैं कहीं और चला गया, तो कह रहे हैं कि आप मेरे से 6 ही महीने का काटोगे, या मैं चला गया फिर भी बोलोगे कि आप बाद में भी तो चले जाओगे, तो पहले ही मैं काट करके रख लूं। जितने दिन जिस एम्प्लॉयर के पास मैं काम करूंगा, सिर्फ उतने ही दिन तक मेरे हर महीने के 1.75% उसे काटने का क्या है? अधिकार है। और अगर वो नहीं काटा, उसकी गलती है, जितने दिन मैं उसके पास काम करूंगा उसका हर महीने का वो 1.75% वो क्या करेगा? इस पीरियड के खत्म होने के कितने दिनों के भीतर जमा करना पड़ेगा। अब आते हैं किसके बेनिफिट पे? तो देखिए, सबसे पहले हमने देखा ये एक्ट अप्लीकेबल कहां है, वो देख लिया। फिर हमने देखा इस एक्ट के अकॉर्डिंग स्कीम क्या है, कितना किन से कितना किन से और कैसे कितने दिन के भीतर जो है वो ईएसआई जो है वो एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन में दिया जाता है। एम्प्लॉयर्स के बेनिफिट देख लिए, एम्प्लॉय का भी तो देखिए। आखिर हमने एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्ट का एडवांस फॉर्म बनाया ना, कहते हैं ना 2.0 ऐसे करके नहीं आता है, नया वर्जन जब लाते हैं तो वही कर, किसका है 2.0 करके?
शायद रोबोट या किसी का है ना, रजनीकांत किसी मूवी का 2.0, तो वही उसका जो एक्सटेंडेड वर्जन है, किसका ये एक्सटेंडेड वर्जन है, एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्ट का। तो कह रहे कि इसमें क्या क्या मिलेगा, सीकनेस बेनिफिट। वहां मिलता था नहीं, वहां पे मर जाओ या जो है वो टोटल क्या हो जाए, डिसेबलमेंट, तभी मिल रहा था। यहां पे सीकनेस बेनिफिट मिल रहा है, लेकिन याद रखिए कितने दिन का मैक्सिमम। अब ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, यहां पे बनता है केस लॉ, क्योंकि यहां पे वो झूठ लिखेंगे, वो लिखेंगे 70 डेज और ऐसे ऐसे करके, और आपसे पूछेंगे कि एज बीइंग अ होनहार कंपनी सेक्रेटरी एडवाइज द ऑक्यूपायर ऑफ द कंपनी। होनहार हटा दीजिए, एज बीइंग अ कंपनी सेक्रेटरी एडवाइस। तो एडवाइस का मतलब ये नहीं कि मुझे जो ठीक लगा मैंने एडवाइस दे दिया, एडवाइस का तो यही मतलब होता है। नहीं भाई, एडवाइस मांगा है किस एक्ट के अकॉर्डिंग, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट के अकॉर्डिंग। सीकनेस, बीमार हैं, कितने मैक्सिमम ले सकते हैं सीकनेस बेनिफिट, कितने दिन का, 91 डेज का मिलेगा। और कह रहे हैं कितना, इन 2 कंसेक्यूटिव बेनिफिट पीरियड, 2 लगातार जो है बेनिफिट पीरियड हो सकता है, लेकिन कह रहे हैं कि मैक्सिमम ड्यूरेशन कितना, 2 बार लगातार। लेकिन याद रखिए 2 दिन का इसमें क्या होना चाहिए, वेटिंग पीरियड होना चाहिए। 91 डेज तो देंगे, लेकिन इस 91 डेज में आप बार बार ले सकते हैं अलग अलग टुकड़ों में, लेकिन कह रहे हैं कि ये जो 2 डेज आपका होगा, ये 2 डेज का क्या होना चाहिए, ब्रेक होना चाहिए। अभी बीमार पड़े, 2 दिन कम से कम आप काम किए, उसके बाद फिर क्या हो गए, बीमार पड़ गए, तो फिर आपका वो कंटिन्यू हो जाएगा और 91 डेज तक हम देंगे। पहले 30 दिन रहे, फिर जो है वो ठीक हो गए, अब ठीक हो गए तो काम पे आइएगा या वहीं पड़े रहिएगा, काम पे आएंगे। कम से कम 2 दिन ऐसा होना चाहिए कि आप क्या रहें, ठीक रहें, उसके बाद फिर बीमार पड़ेंगे तो हम इस कंटिन्यूएशन को मान लेंगे कि 30 दिन का तो मिल गया है और 61 डेज का हम आपको क्या करेंगे, दे देंगे। लेकिन क्या कभी कभी ऐसा भी तो हो सकता है कि लगातार ही जो है हम क्या रह जाएं, बीमार रह जाएं। कहा कि अगर ऐसा है और आप ठीक होकर लगातार हैं तब तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप ठीक होकर के आ गए हैं और तब आप कह रहे हैं कि हम जो है वो इसको कंटिन्यू करना चाह रहे हैं, तो कहा इस केस में अगर आप फिर से 15 दिन में सेम ही बीमारी में होते हैं तो हम कंसीडर कर लेंगे। इनके कहने का मतलब है कि आपकी बीमारी बदल गई, आप एक बार आए, एक बार ठीक हो गए, फिर उसके बाद आप काम करने लगे, 2 दिन कम से कम काम कर लीजिए, फिर उसके बाद आप बीमार पड़िएगा तो हम आपको क्या करेंगे, टोटल 91 डेज का फैसिलिटी प्रोवाइड करेंगे। लेकिन उन्होंने कहा कि अगर 15 दिन के भीतर हम सेम बीमारी को रिपोर्ट कर देते हैं तो उस केस में हमें 2 दिन रुकने की जरूरत नहीं है, लगातार हमारा जो है कंटिन्यूएशन में चलेगा। मतलब 91 डेज टोटल हो सकते हैं, आपको 2 दिन का बीच में ब्रेक लेना रहेगा। अगर एक केस में सिर्फ ये 2 दिन का ब्रेक रिक्वायर्ड नहीं है, अगर सेम बीमारी 15 दिन के भीतर क्या हो जाता है, रिपीट हो जाता है। आप कहिएगा रिपीट हो जाएगा तो कैसे पता चलेगा, हम बीमार थे, हम आए अभी और हम इस कंडीशन में नहीं थे कि 2 दिन कंटिन्यू कर सके, हम फिर से बीमार पड़ गए और हमने टेस्ट वगैरह करा के 15 दिन के भीतर रिपोर्ट दे दिया कि उसी बीमारी में हम पूरे तरह से अभी रिकवर नहीं हो पाए थे, शायद हमें लगा कि हम क्या हो गए हैं, रिकवर। बहुत बार ऐसा होता है, आपको लगेगा कि बुखार वगैरह कुछ था, ठीक हो गए, जैसे ही आते अगले दिन फिर जो है वो आपको बुखार फिर से शुरू, और पता चला कि नहीं वो वायरल नहीं था बल्कि ये कुछ डेंगू, चिकनगुनिया या कुछ इस तरह का था। सीकनेस बेनिफिट कितने दिन का मिलेगा, 91, यानी मोटे तौर पे निकल के आया सिकनेस बेनिफिट कितने दिन का, 91 डेज का मिलेगा। कूलिंग पीरियड बीच में कितना होना चाहिए, 2 डेज का होना चाहिए। लेकिन अगर 15 डेज के भीतर जो है आप क्या करते हैं, सर्टिफाइड कर देते हैं, तो आपको जो है वो कंटिन्यूएशन में आप ले सकते हैं, 2 दिन के कूलिंग पीरियड की रिक्वायरमेंट। लेकिन मिलेगा क्या, 91 डेज। कहा कि इस 91 डेज में आप काम पे नहीं गए हुए हैं, फिर भी आपको जो है वो कितना मिल रहा है, 70% ऑफ एवरेज डेली वेज ऑफ द इंश्योर्ड पर्सन। अगर एक दिन का आपको जो है वो मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि मिलता था मान लीजिए 1000 रुपए, ठीक है, वैसे तो क्रॉस कर जाएगा तो ठीक है 100 रुपए ही ले लीजिए। कितना मिलता था, 100 रुपए। तो इस केस में हर दिन का आपको कितना मिलेगा, और आप काम क्या क्या किए हैं आज, कुछ नहीं किए, कितने दिन तक। मुझे एक चीज बताइए, अगर एक्ट नहीं बना रहा था तो कौन राम दीन हर या राम खिलावन को कौन देने जा रहा है बिना काम किए हुए कितने, 70%। यही तो फैसिलिटी नहीं था आपका एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्ट में। तभी तो हम कहते हैं कि जब हम चीजों को सोच पाते हैं तो हम क्या करते हैं, उस चीज को और ठीक करते हैं कि नहीं, ये भी हमें क्या करना चाहिए, उन्हें प्रोवाइड करना चाहिए। ए पर्सन हु हैज एंटर्ड इनटू
इंश्योरेबल एम्प्लॉयमेंट। इंश्योरेबल एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या हुआ, आप ये मुझे बताएंगे। 30 सेकंड मैंने दिया, ध्यान से। क्या सेंस हुआ इंश्योरेबल एम्प्लॉयमेंट का? जैसे मैंने चीजों को जोड़ा था वैसे ही जोड़ करके बताएंगे। मतलब क्या है इंश्योरेंट एम्प्लॉयमेंट का? कोई अंदाजा नहीं। मैंने क्वेश्चन पूछा है, मुझे आंसर चाहिए, उल्टा क्वेश्चन नहीं। First, you have to comprehend the thing that I have just asked insurable employment. Just forget everything, else I am going to strike it off. कुछ नहीं लिखा हुआ है। मैंने एक वर्ड आपसे पूछा इंश्योरेबल एम्प्लॉयमेंट। इस एक्ट के अकॉर्डिंग क्या हुआ इंश्योरेबल एम्प्लॉयमेंट? जो याद रखिएगा, मैंने गलती से आपसे ये शेयर पहले भी किया था कि मैं प्लेसमेंट विंग में भी वहां पे मैं अजीब अजीब तरह के क्वेश्चन पूछता हूं। वो क्वेश्चन नहीं जो आप पढ़ के आते हैं, सिर्फ वो जो आपका दिमाग इंटरप्रेट कर सकता है, सिर्फ वो क्वेश्चन हम लोग इंटरव्यू में पूछते हैं। इंश्योरेबल एम्प्लॉयमेंट, इंश्योर्ड एम्प्लॉय से कुछ, हाँ ठीक जा रहे हैं, बढ़िए। इंश्योरेबल एम्प्लॉयमेंट का मतलब है भाई, एम्प्लॉयमेंट का मतलब जहां आप काम करते हैं। हमने जो है वो इंश्योर्ड एम्प्लॉय नहीं बोला था। याद कीजिए इंश्योर्ड एम्प्लॉय के लिए कितना लंबा बात बोला था। एक वैसा ऑर्गेनाइजेशन यानी एक ऐसा फैक्ट्री जहां 10 या 10 से ज्यादा लोग काम करते हो, या फिर क्या हो एक शॉप या इस्टेब्लिशमेंट जहां 20 या 20 से ज्यादा लोग काम करते हैं, और वहां जो बंदा काम कर रहा है उसकी जो है वो सैलरी जो है वो 21,000 से कम है, तो वो कहलाया इंश्योर्ड एम्प्लॉय। तो क्या आप इंश्योर्ड एम्प्लॉयमेंट मुझे नहीं बता सकते हैं? इंश्योर्ड एम्प्लॉयमेंट का मतलब हुआ एक ऐसा प्लेस जहां वो काम कर रहा है जो इस एक्ट के अकॉर्डिंग, ईएसआई एक्ट के अकॉर्डिंग दायरे में आता है। यानी कि जहां काम कर फैक्ट्री है तो काम करने वालों की संख्या कितनी है, 10 या 10 से, एल्स अगर वो शॉप या एस्टैब्लिशमेंट है तो 20 या 20 से ज्यादा। और हमने इंश्योरेबल एम्प्लॉयमेंट बोला है, और साथ ही साथ कह रहे हैं कि वहां जो वो काम करा रहा है लोगों से, वहां पे काम करने वाले लोगों को जो पे कर रहा है वो अमाउंट 21,000 या उससे क्या है, कम है। इसका मतलब हुआ इंश्योरेबल एम्प्लॉयमेंट। इंश्योरेबल एम्प्लॉय से ही तो निकल कर क्या है इंश्योरेबल एम्प्लॉयमेंट। अब देखिए एक पर्सन जो किस एम्प्लॉयमेंट में है, इंश्योरेबल एम्प्लॉयमेंट में, इसका मतलब है कि उसने सारे कंडीशन पहले फुलफिल किए या नहीं। ऐसे जगह काम कर रहा है जो इस एक्ट के दायरे में है, प्लस उसकी सैलरी कितने हैं, 21 या उससे कम है। लेकिन देखिए फॉर फर्स्ट टाइम, मैं इधर का नहीं पूछा था, आप सही बता रहे थे, लेकिन आप कहां बता रहे थे पूरे के पूरे सेंटेंस का मतलब। फॉर फर्स्ट टाइम हैज टू वेट फॉर नियरली हाउ मेनी मंथ्स बिफोर बिकमिंग एलिजिबल टू सिकनेस बेनिफिट। कहा कि बाकी बेनिफिट हम आपको देंगे, लेकिन ये सिकनेस बेनिफिट आज ही आप आए। जरा सोचिए, सोच के देखिए सही में कि इंप्लॉयर की क्या जान लीजिएगा, आज ही जो है वो रामदीन आया, कल से सिकनेस बेनिफिट पे, 91 डेज के सिकनेस बेनिफिट पे, एक दिन काम किया है, 91 डेज का आपने उसको 70% पे किया है। क्या आपको जस्टिफाइड लगता है? किसी के साथ जब तक हमारा एक रिलेशन नहीं बनता, जब तक हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए उतना जो है वो वैल्यूबली जो है वो कंट्रीब्यूट नहीं करता है, क्या तब तक हम उसे कोई बेनिफिट दे सकते हैं? इसलिए उन्होंने कहा कि पहली बार आपको सीक्वेंस बेनिफिट मिलने के लिए कितने दिन का इंतजार करना पड़ेगा, ताकि हमें यह तो पता चले कि आप सही में हमारे साथ जुड़े हैं, तो हम भी आपके इंतजार में हैं कि भाई ठीक होकर के आओगे तो हमारे पास ही आओगे। बहुत अच्छा, आज आप बीमार पड़े, 91 डेज तक हमने आपको जो 70% के रेट से दिया, जब आप स्वस्थ हुए तो आते हैं और बोलते टाटा गुड बाय, अब हम नहीं मिलेंगे, अब मैं कहीं और काम करने जा रहा हूं।
मुझे बताइए क्या ये लॉजिकल है? ठीक है, लेबर के बेनिफिट के लिए सोचिए, लेकिन एम्प्लॉयर की जान मार दीजिएगा तो देश में इंडस्ट्री चलेगा कैसे? क्लियर है ये चीज? अभी हम किसका बेनिफिट देख रहे हैं? किसका बेनिफिट देख रहे हैं हम? एम्प्लॉयर का या एम्प्लॉय की तरफ से? अब हम आ गए एम्प्लॉय पे। एम्प्लॉयर का तो देख लिया, उसे क्या फायदा है इससे? सिकनेस बेनिफिट में कह रहे हैं एक्सटेंडेड सिकनेस बेनिफिट। नाम से ही जरा समझिए क्या लिखा हुआ है। इसका मतलब बंदा बीमार पड़ा, 91 डेज वगैरह तो देख लिया आपने, नहीं ठीक हुआ 91 डेज में, मार दो उसे। अब नहीं, अब उसे जो है वो दवा या इलाज की जरूरत है या नहीं? कह रहे 91 डेज तक बीमार है, कहते हैं कि ठीक, अब एक काम करते हैं, अब हम उसको बिल्कुल नहीं देखेंगे। कहा गया कि अब अगर आप उसका ध्यान नहीं रखेंगे तो उस बेचारे का अब होगा क्या? रामदीन जहां काम कर रहा था, वो एम्प्लॉयर अगर ख्याल नहीं रखेगा तो वो बंदा अब पैसे कहां से लाएगा? हमारे और आपकी तरह वो वेल ब्लेस्ड नहीं है। तभी तो कहा गया कि इंश्योरेंस कंपनी रखेगा। कोई कंपनी तो जल्दी रखना ही नहीं चाहेगी। मुझे एक चीज बताइए, मेडिकल बेनिफिट आप इंश्योरेंस अगर करवाते, किसी को आइडिया है मेडिकल इंश्योरेंस का? कुछ पता है मेडिकल इंश्योरेंस के बारे में? वी आर टेकिंग मेडिकल इंश्योरेंस। मेडिकल इंश्योरेंस में होता है कि आप बीमार पड़ेंगे, जो सम एश्योर्ड है उतने तक का बिल जो बनेगा वो बिल जो है इंश्योरेंस कंपनी पे कर देगी। आप हॉस्पिटल से कैशलेस आ जाइए, मतलब आप आ जाइए, वो पे कर देंगे। नहीं, अब इसमें अलग अलग चीज है। कैशलेस है वो 100% भी है, अलग अलग तरह का है। नॉर्मली आज के समय में तो 100% देना पड़ता है। हाँ, अब आप कहिएगा उसमें कुछ खास फैसिलिटी आप लेते हैं, कुछ खास तरह के सिरिंज, खास तरह के ग्लव्स वगैरह का यूज करवाते हैं, मैं उसको मान रहा हूं कि वो सब ट्रीटमेंट का ही पार्ट है। तो इसका मतलब पे कौन करता है? मेडिकल इंश्योरेंस कंपनी करती है, आप तो नहीं पे करते हैं। लेकिन वो भी लिख देते हैं कि पहले 2 साल होगा कूलिंग पीरियड, जिसमें हम इन डिजीज को शामिल नहीं करेंगे, जिसमें स्टोन दिस दैट ऐसे करके लिखा रहता है। कि वो कहते हैं हमारे साथ आप आ जाए और आज ये स्टोन हो गया, क्योंकि ये सब जो है वो थोड़े ज्यादा दिनों में डेवलप होता है। गॉल ब्लैडर में स्टोन वगैरह ये सब थोड़ा टाइम लगता है, तब जाकर के वो स्टोन में कन्वर्ट होता है। तो ऐसे केस में कुछ टाइम रखते हैं, वैसा ही टाइम तो इन्होंने भी रखा। ये भी तो इंश्योरेंस कंपनी है। ये कहती है सिकनेस बेनिफिट के लिए आपको उस जगह कितने दिन टिकना पड़ेगा? इसका मतलब कम से कम 9 मंथ्स का जब उनके पास क्या आ जाता है, एक तरह से कहिए प्रीमियम, तब वो कहते हैं हम आपको सिकनेस बेनिफिट क्या करेंगे? प्रोवाइड करेंगे। एक्सटेंडेड सिकनेस बेनिफिट कहा कि अगर 90 डेज से भी क्या हो गया, ज्यादा हो गया, तो वैसे केस में कह रहे हैं कि ये हम आपको कितने दिन तक देंगे? फॉर अ पीरियड ऑफ 2 years इन एक्सटेंडेड सिकनेस बेनिफिट ऑफ 3 years। कह रहे हैं कि 3 साल में मैक्सिमम 2 साल तक का हम आपको क्या प्रोवाइड करेंगे? एक्सटेंडेड सिकनेस बेनिफिट। इसका मतलब सोचिए कितना सीवियरली बीमार हुआ, पहले 91 डेज मिला फिर भी ठीक नहीं हुआ, तो कह रहे हैं अब जो पीरियड है उसको बोलेंगे एक्सटेंडेड सिकनेस बेनिफिट। कहा ये कितने दिन का मिलेगा? ये कहा कि मैक्सिमम हम आपको देंगे 3 साल में 2 साल। इसका मतलब क्या हुआ वो सुनिए। अगर मान लीजिए कि वो बीमार पड़ा, 91 डेज तो पहले यूज कर लिया, 91 डेज यूज करने के बाद उसे और इलाज में समय लगेगा, तो अब आ गया मान लीजिए 2020, 2021, 2022। कहा कि 3 साल में टोटल आप ले लो कितने साल का? टोटल आप ले लो 2 साल का। कितने ले लो? 2 साल का ले लो। कहा कि अच्छा 3 साल में टोटल कितना ले लेंगे? 2 साल का। इसका मतलब अगर मान लीजिए 2020 और 2021 में ही हमारे ये 2 साल पूरे हो गए तो पॉसिबल? कहा कि तब अगर 2022 में आप बीमार पड़िएगा तो हम आपको सिर्फ सिकनेस बेनिफिट का 91 डेज देंगे। अब इस साल आपको जो है एक्सटेंडेड सिकनेस बेनिफिट नहीं मिलेगा। इसका मतलब है कि अब आपको जो है वो सैलरी नहीं मिलेगी जितने दिन आप क्या रहेंगे? बीमार रहेंगे। ठीक तो है, 3 साल में 2 साल तक हम आपको क्या कर रहे हैं? सिकनेस। अच्छा, फिर ये 3 साल वाला स्लैब खत्म हो जाएगा तो फिर 2023, 24 और 25, इसमें जो है वो टोटल 3 साल, फिर इसमें कितना ले सकते हैं? 2 साल। 3 साल का मतलब आप डेज समझ लीजिए, 365 इंटू 3, ये हो गए 3 साल में दिन। और आप उसमें कितने तक ले सकते हैं? मान लीजिए 1000 डे हो गए, तो 1000 डे में हमने बोला कि 750 दिन का आपको हम क्या करेंगे? एक्सटेंडेड सिकनेस बेनिफिट देंगे। कोई बात नहीं, फिर ये खत्म होगा तो फिर अगले 3 साल में 2 साल का मिलेगा। क्लियर? पहले पड़े बीमार, कितना मिला सिकनेस बेनिफिट? 91 डेज। फिर आप बीमार पड़े तो बोला गया आपको अब एक 3 साल के स्लॉट में टोटल हम आपको
एक्सटेंडेड सिकनेस बेनिफिट में कितने साल तक का बेनिफिट दे सकते हैं? यानी कि अगर आप बीमार रहे तो 3 साल में 2 साल तक आपके घर पे 70% जो है उसके रेट से आपका वेजेज जाता रहेगा। लेकिन जैसे ही 2 साल क्या हो गया, खत्म हो गया, आपका वो जाना क्या हो जाएगा, बंद। ये भी हो सकता है कि आप ठीक हो गए होंगे, पॉसिबल। एक बार आपने 1.5 साल तक का लिया और ठीक हो गए, इसका मतलब 150 डेज अभी आपके बचे हुए हैं। अब अगर अगली बार आप पड़ेंगे बीमार तो हम सिर्फ 150 डेज तक का ही देंगे। उसके बाद अगर किसी और दिन आप बीमार पड़े और एक्सटेंडेड सिकनेस बेनिफिट मांगेंगे तो आपको लिव विदाउट पे होना पड़ेगा। यानी उस बीच में आपके घर पे कोई दरमाहा, कोई तनख्वाह, कोई सैलरी नहीं जाएगी। क्लियर है ये बात? हाँ या ना? क्योंकि केस लॉ में फंसेंगे, इसलिए मैं बार बार बता रहा हूं। ऐसे तो रटना बहुत आसान है, लेकिन केस लॉ पूछेगा तो सिर्फ माइंड काम आएगा वहां पे। पहले 91 डेज सिकनेस बेनिफिट, और बीमार पड़े तो क्या मिलेगा, एक्सटेंडेड सिकनेस बेनिफिट। किस रेट से? दोनों में 70%। अगर हमारी 100 रुपए की तनख्वाह थी तो उस समय कितना मिलता रहेगा, हर दिन का 70 रुपीज मिलेगा। कहा गया कि जब तक मैं पढ़ा रहूं तब तक मिलता रहेगा। कहा नहीं, 3 साल में कितना, और उसके बाद भी मैं पढ़ा रहा तो कहा अब तू पढ़े रह, अब जो है वो पेमेंट नहीं मिलेगा। अब देखिए, इनहांस्ड सिकनेस बेनिफिट, वो था एक्सटेंडेड, ये क्या है, एनहांस्ड। कह रहे कि इंश्योर्ड पर्सन एलिजिबल टू ऑर्डिनरी सिकनेस बेनिफिट आर पेड इनहांस्ड सिकनेस बेनिफिट एट हाउ मच, 100% ऑफ एवरेज डेली वेजेस फॉर अंडरगोइंग, ध्यान से देखिए किसके लिए है, स्टेरिलाइजेशन ऑपरेशन फॉर फैमिली वेलफेयर। कह रहे हैं कि अगर किसी भी तरह से जो है वो फैमिली वेलफेयर का वो कोई ऑपरेशन करवाता है तो उस केस में उसे हॉस्पिटलाइजेशन के बाद हम जो है वो क्या बेनिफिट प्रोवाइड करेंगे, 100% जो है वो एवरेज डेली वेजेस देंगे। काम नहीं कर रहा है लेकिन क्या देंगे हम, 100% वेजेस का देंगे। लेकिन कब, ड्यूरिंग द एनहांस सिकनेस बेनिफिट। एनहांस सिकनेस बेनिफिट आपने देखा हुआ है, एक्सटेंडेड देखा हुआ है। एनहांस सिकनेस बेनिफिट में कह रहे हैं आप कोई ऑपरेशन कराया रामदीन ने, तो पहले जो है वो 7 दिन तक हम उनको क्या करेंगे, ऑपरेशन के बाद 100% उसके वेजेस का मिलेगा। अप टू 14 डेज भी हो सकता है। कब से, अगर आप देखेंगे फ्रॉम द डेट ऑफ एडमिशन तो 14 डेज, और आफ्टर ऑपरेशन तो कितने दिन, 7 डेज। यानी कि अगर वो किसी तरह के फैमिली प्लानिंग ऑपरेशन के लिए गया और उस केस में उसे हॉस्पिटलाइज होना पड़ा, प्रमोट करने के लिए चीजों को, ताकि जो किसी न किसी तरह से हम पॉपुलेशन और बाकी चीजों को कंट्रोल रख सकें, तो कहा कि हम उसे जो है वो 7 दिन का ऑपरेशन के बाद जो है वो आराम वो करेगा, इसके लिए 7 दिन तक उसे पूरा वेजेस देते रहेंगे। या फिर जब से वो एडमिट हुआ और जब से डिस्चार्ज हुआ 14 दिन तक देंगे। लेकिन अगर कुछ कॉम्प्लिकेशन आ गया इस ऑपरेशन में, तो क्योंकि ऑपरेशन ही है, नहीं पता कब कॉम्प्लिकेशन आ जाए, कहा कि अगर आ गया ऐसा, द पीरियड इज एक्सटेंडेबल, ये एक्सटेंड कर जाएगा इन केस ऑफ पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशन। और कहा ये कैसे तय होगा, कहा ये केस टू केस बेसिस पे तय होगा कि और कितने दिन का मिलेगा। ये तो इस बात पे डिपेंड करता है कि ऑपरेशन में जो है वो कितना क्या आया, कॉम्प्लिकेशन आया। तो देखिए, पहला सिकनेस बेनिफिट कितने दिन का, एक्सटेंडेड सिकनेस बेनिफिट कितने दिन का, आउट ऑफ 3 इयर्स। इनहांस सिकनेस बेनिफिट किस केस में, हाँ जी, तब जब आप क्या करते हैं, किसी न किसी तरीके से जो है वो ऑपरेशन कराते हैं, तो या तो ऑपरेशन के बाद के 7 दिन लेकिन 100% से, और या फिर एडमिशन से लेकर के डिस्चार्ज तक कितने दिन का। अगर कोई कॉम्प्लिकेशन आ गया तो एक्सटेंड हो जाएगा और 100% के रेट से मिलता रहेगा। कितना एक्सटेंड होगा, डिपेंड करेगा केस टू केस बेसिस पे कि कॉम्प्लिकेशन कितना आया है। अब देखिए, एक्सटेंडेड सिकनेस बेनिफिट आपने देख लिया किस केस में मिलता है, नॉर्मली बीमारी देखिए, कैंसर, ट्यूबरकुलोसिस या और भी कोई बीमारी हो सकती है। क्लियर है ये चीज। मेडिकल बेनिफिट, कह रहे कि मेडिकल बेनिफिट जो मिलेगा कवर ऑल एस्पेक्ट ऑफ हेल्थ केयर। ये तो तब है जब ज्यादा हुए। मेडिकल बेनिफिट में हॉल प्राइमरी टू लेकर के क्या, इसका मतलब ये सिकनेस बेनिफिट के अलावा है मेडिकल बेनिफिट। अगर जरूरत पड़ी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल वगैरह में भी एडमिट होने की, तो वो भी यहां पे कवर हो रहा है, किसमें, मेडिकल बेनिफिट में। क्लियर। लेकिन यहां पे कह रहे हैं मैटरनिटी बेनिफिट, ये सारे फैसिलिटीज हैं। कहा मैटरनिटी बेनिफिट कितने दिन के लिए, ये पूरा एक्ट आपको पढ़ना है, इसीलिए यहां पे ये ज्यादा डिटेल नहीं दिया हुआ है। इस एक्ट के अकॉर्डिंग, किस एक्ट के अकॉर्डिंग, मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट के अकॉर्डिंग आपको बताया जाएगा कि क्या क्या जो है उसमें फॉर्मेलिटीज है।
फिलहाल इस एक्ट के अकॉर्डिंग आपको मैटरनिटी बेनिफिट जो मिल रहा है वो कितने दिन का, इसका मतलब 26 वीक्स के लिए आप नहीं गए हुए हैं काम पे, तब भी आपको क्या मिलेगा, पूरा सैलरी मिलेगा। लेकिन याद रखिए तब जब आपका सैलरी कितने तक है, अब कहिएगा जिनका 21,000 से ज्यादा है तो कोई बात नहीं है, जो यहां कवर नहीं होते हैं उसी के लिए तो अगला एक्ट पढ़ाऊंगा, मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट, वो वहां कवर हो जाते हैं। लेकिन अगर इंप्लॉयर ये प्रोवाइड कर रहा है तो क्या उसे मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट के अकॉर्डिंग भी देना पड़ेगा, का नहीं, बंदे की जान मत लो। डिसेबलमेंट बेनिफिट, डिसेबलमेंट पता है, डिसेबलमेंट हमने पढ़ा था टोटल, पार्शियल, टेम्पररी और परमानेंट, जिसमें हमने पढ़ा था अगर हाथ जो है वो कट गया तो ये परमानेंट है या टेम्पररी, परमानेंट। लेकिन इस हाथ के कटने के बाद भी मैं लिखने पढ़ने वाला काम कर सकता हूं, क्लर्क के वाला काम कर सकता हूं, पार्शियल हो गया। दोनों हाथ कट गए, टोटल और परमानेंट, लेकिन इस हाथ में प्लास्टर लगा है, टेम्पररी, और हाथ में प्लास्टर लगा है तो भी मैं अटेंडेंस वगैरह ले सकता हूं। दोनों हाथ में प्लास्टर लग गया है, टेम्पररी या परमानेंट, क्या इस समय में कोई काम अब कर पाऊंगा, नहीं, तो क्या हो गया, टोटल। तो अर्निंग कैपेसिटी बंद, तो उससे तय होगा टोटल और पार्शियल, कोई काम नहीं कर सकते हैं, टोटल डिसेबलमेंट, वो काम तो नहीं कर सकते क्योंकि मैं ड्राइवर था, हाथ अभी टूटा हुआ है, ट्रक नहीं चला सकता। लेकिन मैं थोड़ा पढ़ा लिखा हूं, कौन से लोग कौन सी ट्रक लेकर के ट्रांसपोर्ट कंपनी का गए ये लिख सकता हूं। तो इसका मतलब क्या हुआ, टोटल या पार्शियल, और अगर ये कट जाए तो परमानेंट, लेकिन ये हाथ तो सलामत है, अटेंडेंस तो इस बार भी ले सकता हूं, तो परमानेंट पार्शियल इस बार हो गया। दोनों हाथ कट गए तो ठीक है, तो ये क्लियर है। अब यही चीज यहां दिया हुआ है कि डिसेबलमेंट बेनिफिट भी मिलेगा और साथ ही साथ क्या मिलेगा इनको, मैटरनिटी बेनिफिट, मेडिकल बेनिफिट, सिकनेस बेनिफिट, डिपेंडेंस बेनिफिट भी मिलता है। यानी कि अगर रामदीन का चुन्नू मुन्नू गुड़िया पिंकी, ये भी अगर जो है इनको भी दिक्कत हुआ तो इनको भी हम क्या करेंगे, बेनिफिट प्रोवाइड करेंगे। वो नहीं है आपके कोर्स में कि कितना करेंगे, इसीलिए मैंने बस उतने भर लिखा है। फ्यूनरल एक्सपेंस, भाई डेथ हो गया तब तो मिल ही रहा है, लेकिन कह रहे हैं कि ये उसके अलावा है, किसके अलावा, जो डेथ होने पे जो कंपनसेशन मिला उसके अलावा, फ्यूनरल एक्सपेंस, अंतिम संस्कार के खर्चे। अगर 10,000 में रामदीन ना जले तो, या 10,000 में उसकी कब्र ना खुदे तो, जिस धर्म को मानता हो तो क्या करेंगे, उतने पे छोड़ देंगे। बोले नहीं उतने पे आप मत छोड़िए, लेकिन इस एक्ट के अकॉर्डिंग आपको मिलेंगे कितने, 10,000 ही मिलेंगे उनके अंतिम संस्कार के लिए। तो ये सारा बेनिफिट। लेकिन अगर एम्प्लॉयर ने इन चीजों को प्रोवाइड नहीं किया तो इनाम मिलेगा उन्हें, जब भी कॉन्ट्रावेंशन करेंगे तो ये चीज एप्लीकेबल होगा। तो यहां पे इन्होंने लिखा है कि डिफरेंट पनिशमेंट हैज बीन प्रेस्क्राइब्ड फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ ऑफेंसेस, जिसमें 6 मंथ्स के फ्री लंच, फ्री डिनर, फ्री एकोमोडेशन का भी प्रोविजन है। पोसंपा भाई, पोसंपा, एम्प्लॉयर इससे बहुत घबराते हैं। 6 मंथ, मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी, उनको ये 5,000 रुपए परेशान करेगा, पता नहीं वो चलते होंगे तो गिरता होगा। इसलिए मैंने सोचा कि अगल बगल रहूंगा कि कभी मिल जाए तो उठा उठा के रखूंगा, गरीब का भला हो जाएगा। तो इनसे नहीं, वो किससे डर रहे हैं, 1 ईयर इंप्रीजमेंट एंड, ये भी प्रोविजन है अलग अलग केसेस में। ये देखिए कहां तक है। और कुछ केसेस ऐसे हैं जिसमें जुर्म साबित हो गया तो पेनल्टी आप नहीं दे सकते हैं, क्योंकि क्या करना पड़ेगा वहां पे, वहां मिनिमम का प्रोविजन है कि आपको 2 साल तो गुजाओ गुजरात में, तो नहीं आता कुछ दिन तो बिताओ गुजरात में ऐसे करके, तो वैसे ही कुछ दिन तो बिताओ, कम से कम 2 साल क्या आप करने पड़ेंगे। देखिए जहां मैक्सिमम लिखा हुआ है वहां तो 1 दिन की भी सजा हो सकती है ना, जेल की, लेकिन जहां लिख दिया है कि मिनिमम 2 इयर्स, इसका मतलब वंस द थिंग्स विल गेट डन, दैट मींस वंस यू अनाउंस कन्विक्टेड, यू हैव टू गो फॉर द इंप्रिजमेंट फॉर एटलीस्ट 2 इयर्स, कम से कम 2 साल, बस क्या हो जाना चाहिए, जुर्म साबित हो जाना चाहिए। ये सारा कुछ किसके बारे में, तो हमने जो टोटल पढ़ा है वो जरा देखिए। हमने 2 एक्ट पढ़ा एम्प्लॉय को कंपनसेट करने के लिए, एक था वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट या एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्ट, दूसरा पढ़ा एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट। एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट हमारे वर्कमैन या एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्ट का ही एक्सटेंशन है। यहां पे हम मल्टीपल जो है उनको क्या करते हैं, फैसिलिटी देते हैं,
साथ ही साथ ये जो मल्टीपल फैसिलिटी देते हैं, इस मल्टीपल फैसिलिटी के लिए हम एश्योर्ड भी करते हैं कि ये ना हो कि जब देने की बारी आए तो गवर्नमेंट की तरह अनाउंसमेंट तो कर दिया, दिया नहीं। अभी सब जगह बाढ़ आया हुआ है, सब जगह अनाउंसमेंट चल रहा है, ये देंगे वो देंगे वो देंगे। पिछले साल का तो बता दो कितना दिया क्या दिया, फिर तब तक आ गया। कह रहे हैं कि वैसा ना हो, इसके लिए हमने पहले से ही जो है इंश्योरेंस करवा दिया है कि हमें ना देना पड़े। हमें देना होगा तब ना हम कॉन्ट्रावेंशन करेंगे, तब ना हमारे जो है वो डायरेक्टर कॉन्ट्रावेंशन करेंगे, तभी तो जो है वो कंपनी के ओनर करेंगे आपके जो है वो कॉन्ट्रावेंशन। पहले से ही हर महीने ले लेकर के हमने क्या करा दिया, इंश्योरेंस करवा दिया। अब देखिए हम पढ़ रहे हैं लेबर लॉ के कंप्लायंसेस, क्यों? क्योंकि कंपनी के अपने जो है वो क्या होंगे, फैक्ट्री होंगे जहां इन चीजों को अप्लाई करना पड़ेगा। अब जरा सोचिए, रामदीन दिन भर काम किया, जो कमाया उसके तो खर्च हो जा रहे हैं, क्योंकि जो कमा रहा है उससे ज्यादा के उसके खर्चे हैं। अब आया आपका उसका भी ओकेजन, होली, दीपावली, ईद, बकरीद। कल ही मनाए हैं हमारे बकरीद ने, लेकिन कुछ लेके नहीं आए हैं, बहुत बुरा बात है। एनीवे कल ला देंगे, आप लोग इतना दुखी मत होइए। अब देखिए उसके रामदीन, हरिया, राम खिलावन, बंसी, बिरजू, इसके घर में होली, दीपावली, ईद, बकरीद में क्या माहौल रहेगा? वो तो और दुखी है, क्योंकि आज तो काम भी नहीं मिला। कहा ऐसे केस में, और जो कमा रहा है वो सब तो खर्च हो जा रहा है, कहा गया कि अगर ऐसे समय में उसे कुछ बोनस के रूप में मिल जाए तो क्या ख्याल है इस बारे में आपका? ताकि उसके घर में भी जो है वो ईद, बकरीद, दीपावली, दशहरा क्या हो, धूमधाम से मनाया जाए, या उसे भी फेस्टिवल का क्या है, फीलिंग है। कहा गया कि ये फीलिंग के लिए एम्प्लॉयर क्या करे? कहा कि जो बर्डन डालना है वो एम्प्लॉयर पर ही डालेंगे, जब तक लॉ बनाएंगे नहीं तब तक जो है वो बर्डन पड़ेगा नहीं। कहा गया कि अगर आपके पास रामदीन, राम खिलावन, हरिया काम कर रहा है तो जो उसकी सैलरी मिनिमम वेजेज एक्ट के अकॉर्डिंग है वो तो आप दीजिए ही दीजिए, लेकिन जितने दिन वो काम कर रहा है उसका एक एक्स्ट्रा कैलकुलेशन भी चलाइए। एक तो डेली वेजेज वाला कैलकुलेशन चलाइए, और एक जो है वो पूरे साल में जितने दिन उसने काम किया है उसका थोड़ा सा हिस्सा, एक खास परसेंटेज की, जिसने 30 दिन काम किया, जिसने 100 दिन काम किया उसको ज्यादा बोनस मिलेगा, जो 200 दिन काम किया उसको क्या मिलना चाहिए, उससे ज्यादा बोनस। तो कहा जिसके काम करने का जो वेजेज है उसके अकॉर्डिंग जितना ज्यादा दिन काम किया है उतना उसको क्या दे दीजिए, बोनस दे दीजिए। अब कहा ये बोनस कितना दे? कहा अगर एक्ट नहीं बनाएंगे तो मारामारी होगा। रामदीन बोलेगा कि फैक्ट्री वगैरह सब बेच करके बोनस हमारा दे दो, हम चलते हैं। और अगर हम ओनर को बोले तो बोला एक अठन्नी चलेगा, या 500 का वो नोट जो चलना बंद हो गया वो चलेगा, 1000 के नोट दें। तब इन्हें कानून बनाना पड़ा, कितने दिन के भीतर कितना देंगे, किस रेट से देंगे। और अगर हमने साल में एक से ज्यादा बार दिया है तो उस केस में वो क्लब होंगे या हमें दोबारा फिर से उतना ही देना पड़ेगा। तो इन चीजों का जवाब आपको मिलेगा नेक्स्ट एपिसोड में। तो यहां तक की चीजों को अच्छे से रिवाइज करेंगे। फिलहाल सेटिंग अप की सेवा आज की समाप्त। थैंक यू वेरी मच, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।